नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज हमारी ये एक और मास्टर वीडियो होगी जिसमें हम जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं, उत्तराखंड के अंदर आ चुके हैं, और जो हमने 2 मास्टर वीडियोस कवर किए थे प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन के, जिसमें हमने 1800 के करीब सवालों को देखा था। इन 1800 क्वेश्चन में से 1000 से के करीब 1200 के करीब क्वेश्चन में से सिलेक्टेड 100 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कवर किए थे। बाकी के क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अन्य एग्जामों में आए हैं, हाल के एग्जामों में आए हैं, उनको भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला मास्टर वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको टॉप 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जैसे मैंने आपको उसमें भी कहा कि उसमें जो इजी क्वेश्चंस थे उनको मैंने हटाया, जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बहुत बार से आ रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, उनको मैंने हटाया, जो ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आने के चांसेस बहुत कम थे उनको वहाँ से हटाया, और जो केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हमने डिटेल से जाना। आज हम इसी के अंतर्गत दूसरी क्लास यहाँ पे कवर करेंगे, तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? तो देखिए, एमएसएमई सेक्टर को लेकर लगभग हर एग्जाम में आपसे सवाल बना देता है, इससे सवाल आता रहता है। एमएसएमई सेक्टर के अंदर हमारे सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग आते हैं। यहाँ पर आपसे सूक्ष्म उद्योग की क्या परिभाषा है, जो एक नई नीति आई थी एमएसएमई को लेकर के 2020 में, उसके तहत इनकी नई परिभाषाओं को निर्धारित किया गया। तो सबसे पहले सूक्ष्म उद्योग की बात करते हैं। सूक्ष्म उद्योग या माइक्रो इंडस्ट्रीज हम जिसको कहते हैं, इनके लिए निवेश कितना होना चाहिए? संयंत्र और मशीनरी में निवेश 1 करोड़ रुपए तक, और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक अगर होगा किसी कंपनी का, तो उसे माइक्रो इंडस्ट्री या माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। ठीक है, यानी सूक्ष्म उद्योग। इसके बाद सूक्ष्म उद्योग के बाद आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग का क्या पैरामीटर है? 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे वार्षिक टर्नओवर। ठीक है, फिर आता है मध्यम उद्योग यानी मीडियम इंडस्ट्री। मीडियम में है 50 करोड़ रुपए तक का निवेश और 250 करोड़ रुपए तक का वार्षिक टर्नओवर। ठीक है, अगर उससे ऊपर हो गया तो फिर वो बड़े उद्योगों में आ जाएंगे। तो मध्यम उद्योग की रेंज जो है वो वार्षिक टर्नओवर में 250 करोड़ तक है, लघु उद्योग की 50 करोड़ रुपए तक है, सूक्ष्म उद्योग की 5 करोड़ रुपए तक है। ठीक है, और लागत हमने बताई, निवेश 1 करोड़ सूक्ष्म में, लघु में 10 करोड़ और जो मध्यम उद्योग है उसमें 50 करोड़। ठीक है, अगला, निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? इनमें से कौन से सूफी संत हैं जिनकी दरगाह भारत में नहीं है? इनका नाम है शेख फरीदुद्दीन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। एक बहुत ही फेमस सूफी संत हुए थे मध्यकाल में, जिनको कहा जाता है बाबा फरीद। ठीक है, तो यही उनका पूरा नाम है, बाबा फरीदुद्दीन। ठीक है, बाबा फरीद के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान में इनकी दरगाह मौजूद है। ठीक है, भारत में सूफी संतों को लेकर, सूफी सिलसिलों को लेकर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक क्वेश्चन आता है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो जो शेख बहाउद्दीन ज़कारिया थे ये सुहारवर्दी सिलसिले से संबंधित थे। एक सवाल आता है, चिश्ती सिलसिले से संबंधित फेमस सूफी संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिरदौसी जो सूफी सिलसिला था उससे रिलेटेड कौन है? शेख बदरुद्दीन। कादरी सिलसिला, इसके प्रमुख सूफी संत कौन थे? कादरी सिलसिले से संबंधित शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, फिर आता है नक्शबंदी सिलसिला, इसके थे बाकी बिल्लाह। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? देखिए, तीसरी बौद्ध संगति जो होती है ये अशोक के काल में होती है। ठीक है, इस समय अध्यक्षता कौन करते हैं इसके? तो उस समय के एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे, मुगली पुत्र तिस इनको कहा जाता है, अशोक के समकालीन थे। अशोक के शासनकाल में जब तीसरी बौद्ध संगति होती है, इसकी अध्यक्षता यही करते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा जैन संगतियों को लेकर के भी सवाल आता है। बौद्ध संगति तो हमने कई बार पढ़ी है कि पहली बौद्ध संगति जो होती है अजातशत्रु के काल में होती है, राजगृह के अंदर महाकश्यप उसकी अध्यक्षता करते हैं।
दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में होती है, सभाकामी उसकी अध्यक्षता करते हैं काल अशोक के काल में। तीसरी बौद्ध संगति अशोक के काल में होती है पाटलिपुत्र के अंदर, मुगलीपुत्र इसकी अध्यक्षता करते हैं। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के काल में होती है जिसमें अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। जैन संगतियों को लेकर के भी सवाल आता है। जैन संगतियां मुख्य रूप से दो हुई थी। पहली जैन संगति या पहली जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था, तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था। 300 ईसा पूर्व में हुआ और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई। जो दूसरी बौद्ध संगति थी इसके बारे में माना जाता है कि ये 512 ईस्वी में हुई, वल्लभी के अंदर देवर्धि श्रम शरण की अध्यक्षता में ये सभा हुई थी। ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया था, तो देखिए राज्यसभा का जो पुराना नाम था वो काउंसिल ऑफ स्टेट था, यानी राज्य परिषद था। तो राज्य परिषद से इसका नाम राज्यसभा हिंदी में कब किया गया, ये किया गया था 23 अगस्त 1954 को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य परिषद की या राज्यसभा की जो स्थापना होती है वो 3 अप्रैल 1952 को होती है। इसका जो पहला सत्र शुरू हुआ था वो मई में 13 मई 1952 को शुरू हो गया था और इसके ऑफिशियल तौर पे नाम परिवर्तन की जो घोषणा होती है 23 अगस्त 1954 को होती है, जब ये बताया जाता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम अब हिंदी में राज्यसभा होगा और हाउस ऑफ द पीपुल का नाम हिंदी में लोकसभा होगा। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत के अंदर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, इसके बारे में कई बार सवाल आया हुआ है। वुलर झील है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आपको पूछा है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ती है। वुलर झील हमारे जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है। जो चिल्का झील है ये पूर्वी तट पर स्थित है, उड़ीसा पूर्वी तट से लगा हुआ है। यह एक लेगून झील है, इसको भी याद रखना। और कैसी है, खारे पानी की है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील इसे माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में पेपर के अंदर आया था, उत्तराखंड में पूछा गया था। एक झील है जिसका नाम है चाडुम्बी। चाडुम्बी झील कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में। चाडुम्बी झील असम में स्थित है। ठीक है। असम के अंदर एक प्राकृतिक झील है ये। 1897 में असम में एक भीषण भूकंप आता है, उसके बाद ये झील बनी थी। एक झील के बारे में पूछा गया जिसका नाम है सस्थम कोटा। सस्थम कोटा नाम की ये जो झील है ये केरल के अंदर स्थित है और केरल की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सस्थम कोटा को माना जाता है। एक झील है हमारी सेला। सेला झील कहाँ है, ये पड़ती है हमारी अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है। अगला, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है। नदी सोपान यानी नदी वेदिकाएं हम जिसको कहते हैं, रिवर टेरेसेस या नदी सीढ़ियां हम जिसको कहते हैं सिंपल भाषा में। तो नदी सोपानों का निर्माण, जैसे ये नदी जा रही है, आपने देखा होगा कई बार इस तरीके से वहां पे सीढ़ियां बन जाती है, इन्हीं को नदी टेरेसेस या नदी सोपान या नदी वेदिकाएं कहते हैं। तो ये बनी कैसे हैं, ये बनी है अपर्दन के कारण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जब कोई नदी अपनी घाटी को गहरा करती है तो जो उसका पुराना रास्ता होता है वो ऊपर रह जाता है, नदी और गहरी होकर फिर बहने लगती है। कुछ टाइम बाद वो फिर से अपनी घाटी को गहरा करती है और इस तरीके से सीढ़ी जैसी आकृति बन जाती है, जिनको नदी वेदिकाएं या नदी सोपान कहते हैं। तो इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण अपर्दन के कारण होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है हमारा यानी IUCN, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, ग्लैंड में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। यहाँ पर तो ग्लैंड के साथ स्विट्जरलैंड देश का नाम दिया हुआ था। कई बार होगा वो आपको स्विट्जरलैंड के ही शहरों में कंफ्यूज कर देगा कि जिनेवा के अंदर है, ग्लैंड के अंदर है, इस तरीके से। तो आपने एग्जैक्ट ग्लैंड को याद करना है। IUCN बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है। इसकी स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1948 को। ठीक है। और जो प्रजातियां या पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति को लेकर के जो भी डेटा होता है, जो विलुप्त होने के कगार पे होता है, उसको लेकर के ये एक सूची जारी करता है जिसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं यानी जो विलुप्ति के कगार पर हैं, उनकी एक सूची है जिसे हम कहते हैं रेड डाटा बुक। तो ये रेड डाटा बुक इसी IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। इसकी स्थापना 1948 में होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड के अंदर स्थित है।
कुछ और इंपॉर्टेंट जो संस्था पूछी गई है पेपर के अंदर, आपसे पूछा जाता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है। आपसे पूछता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये पेरिस के अंदर स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अरबी विद्वान ने भारतीय क्षत्रियों को शवुकफुरिया और कतरिया वर्गों में विभाजित किया था? तो वो कौन सा अरबी विद्वान था जिसने भारतीय क्षत्रियों को दो वर्गों में बांटने का काम किया? ये काम किया था अल मसूदी ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10वीं शताब्दी का एक फेमस अरबी इतिहासकार है, एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है, यात्री था, उस समय भारत आया था अल मसूदी। अरब देशों का हेरोडोटस इसको कहा जाता है। इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है मुराज अल दहब, और इस पुस्तक में इसने भारत के सामाजिक और रणनीतिक जीवन का पूरा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें इसने क्षत्रियों को दो समूह में बांटा है। एक को कहा है सवुफुरिया, वे क्षत्रिय जो युद्ध में भाग नहीं लेते थे और शासक वर्ग का हिस्सा नहीं थे। दूसरे थे कतरिया या क्षत्रिय, इनको कहा गया है यहाँ पे कुछ जगहों पे, ये वो थे जो शासक वर्ग से संबंधित थे और लड़ाइयों में भाग लेते थे। ठीक है। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? जो अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस है, यानी ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, AISPC इसको कहा जाता था, इसकी स्थापना 1927 के अंदर होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब एक पेपर में उत्तराखंड में इसके वर्ष पूछा गया, हो सकता है अगली बार महीना भी पूछ ले। तो दिसंबर 1927 में होती है। कहाँ पर? मुंबई में ही इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। तो महीना और जगह दोनों वही हैं जो कांग्रेस के, कांग्रेस 85 में बनी, ये 27 में बनी थी 1900 के अंदर। ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस का, ये जो जन कॉन्फ्रेंस बनी थी अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, बेसिकली इसका उद्देश्य ये था कि जो उस समय देसी रियासतें थी वहां पर एक ऐसी सरकार बनवाना जो लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, ना कि अंग्रेजों के प्रति। वो उस रियासत के अंदर अलग अलग देसी रियासतों में राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाना ताकि वे स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हो सकें, इसके लिए ये बनी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। इसी दौरान एक और पार्टी उस समय बनी थी, इसको कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी? ये बनती है बॉम्बे में ही 1934 के अंदर, इसके 7 साल के बाद। ये कांग्रेस के अंदर ही एक वामपंथी समूह था, एक लेफ्ट लोगों का ग्रुप था। ठीक है। इस पार्टी की स्थापना 1934 में बंबई के अंदर होती है। इसके जो प्रमुख नेता थे उसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो जयप्रकाश नारायण का आता है। इसके बाद आचार्य नरेंद्र देव थे, मीनू मसानी इसमें शामिल थे। ठीक है। तो इन दो पार्टियों के बारे में याद रखना है। हमने 1927 की इस पार्टी का जिक्र यहाँ पर किया, इसके सवाल को देखा। 1927 में एक और पार्टी बनी थी, एक और सभा बनी थी, वो भी पेपर में आई है। उसका नाम है अखिल भारतीय महिला सभा। क्वेश्चन आएगा अखिल भारतीय महिला सभा कब बनी थी? ये दिल्ली के अंदर बनी थी, 1927 में ही बनी थी, इसी के साथ बनी थी। ठीक है। हालांकि इनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दोनों एक ही वर्ष में बनी थी। इसकी स्थापना मार्गरेट कजिन्स के द्वारा की गई, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार में कई सारी जनजातियां निवास करती हैं, जिसमें होल्चू जनजाति, ओंगे जनजाति, सोमपियान जनजाति, सेंटिलीज जनजाति ये निवास करती है। इसके अलावा एक और आती है जारवा जनजाति, कुछ जगहों पर इसे जरावा भी लिखा गया है। तो जरावा जनजाति या जारवा जनजाति ये सब हमारे कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है। जो रेंगमा जनजाति है ये मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट की है। नॉर्थ ईस्ट में भी नागालैंड, असम का जो इलाका है वहां पर ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगला, निम्न में से तेल शोधनशाला और उनकी अवस्थिति के कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑयल रिफाइनरीज को लेकर के यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सी ऑयल रिफाइनरी अपने संबंधित राज्य के साथ सुमेलित नहीं है। कोयली नाम की जो हमारी तेल शोधनशाला है, क्या यह गुजरात के अंदर है? ये वाली ऑयल रिफाइनरी जो है IOCL के अंतर्गत आती है और ये गुजरात में ही स्थित है। ठीक है। बीना ऑयल रिफाइनरी क्या ये असम के अंदर पड़ती है? ये वाली आती है मध्य प्रदेश के अंदर, और ये हमारी किसके अंडर आती है? भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर।
तो बीना जो तेल शोधनशाला है, ऑयल रिफाइनरी है, ये मध्य प्रदेश में है, ना कि असम में। तो ये गलत है, गलत ही बताना था। बरौनी ये बिहार में पड़ती है, बिल्कुल सही है, और भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरियों में से एक इसको माना जाता है और ये बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है। हल्दिया बंगाल, या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ये भी IOCL की एक ऑयल रिफाइनरी है और बंगाल के अंदर स्थित है। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची यहाँ पे दी गई है, एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, उनसे हमें क्या मिलता है वो बताना है। जैसे पूंजी का योगदान, पूंजी का योगदान किसके बनने में होता है, या पूंजी के योगदान से हमें क्या मिलता है। अगर हम अपनी पूंजी कहीं पे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ब्याज। ठीक है। मानवीय श्रम का योगदान, यानी अगर आपने कहीं पर काम किया है तो उसके बदले में क्या आपको क्या मिलेगा? उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने कहीं पे श्रम किया है उसको क्या कहा जाता है? उसे मजदूरी कहा जाता है। तो पहले का हो जाएगा 2, दूसरे का हो जाएगा 1। तीसरा है स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान। जो स्थिर प्राकृतिक संसाधन है, यानी ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं, जैसे भूमि हो गई, भूमि का उपयोग अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उससे क्या प्राप्त होता है? भूमि से आता है लगान। तीसरे का हो जाएगा 4। ठीक है। उद्यम वृत्ति का योगदान, अगर आप बिजनेस करते हो, जोखिम उठा करके अपना व्यवसाय स्थापित करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? इसके बदले में आपको मिलेगा लाभ। तो यहां पर आपका चौथे का होगा 3। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है। 2 1 4 3 आपका ये रहा। ठीक है। ऐसा सवाल भी उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनके ऊंचाई के आधार पे अवरोही क्रम में यहाँ पे आपने लगाना है। साउथ इंडिया की, मध्य भारत की कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां दी गई हैं। चलिए इनको लगाते हैं। पहले गुरु शिखर की ऊंचाई को लिख लेते हैं। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है। दूसरा दिया है यहाँ पे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ती है, इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर के करीब है। अनाईमुड़ी की बात करें, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई है 2700 मीटर के करीब। और पंचमढ़ी की बात करें तो ये हमारी 1350 मीटर के करीब है, सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो ये हो जाएगी लगभग 1350 मीटर करीब। अब आपने इनको अवरोही क्रम में यहाँ पे लगाना है, यानी घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी है वो आएगी, यानी अनाईमुदी, यानी कि आपका आ जाएगा 3। इसके बाद हमारी गुरु शिखर है, यानी 1। इसके बाद है महेंद्रगिरी, यानी 2, और अंत में है पंचमढ़ी, यानी 4। 3 1 2 4 हमारा आंसर है, जो यहाँ पर हमको मिल गया। यही हमारा उत्तर है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पर्वत शिखर जिनको लेकर सवाल बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर। एक पर्वत शिखर के बारे में पूछा गया था, शिगार शिखर। शिगार शिखर कहाँ पर है? शिगार शिखर जो है ये किस पठार में है? सवाल ये आया था। शिगार शिखर जो है हमारा, ये मालवा पठार के अंदर स्थित है। मुख्य रूप से ये जो शिगार शिखर है ये मध्य प्रदेश के इंदौर में पड़ता है। किस पठार का हिस्सा है? पेपर में ये आया था, हो सकता है अगली बार आ जाए किस राज्य का हिस्सा है। तो शिगार शिखर जो है ये मालवा पठार का हिस्सा है और ये इंदौर में पड़ता है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट पठार है जिसे कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। सवाल आता है बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा, जो सिद्ध बाबा चोटी है ये बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने देखी कौन सी है? अनामुदी है या अनाईमुडी है। इसका अर्थ क्या होता है अनाईमुडी का? इसका अर्थ होता है हाथी का सिर। ठीक है। दक्षिण भारत में ही एक प्रमुख श्रेणी है जिसे हम कहते हैं नीलगिरी की श्रेणी। नीलगिरी की श्रेणी जो है इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर है डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला, किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट प्रयुक्त हुआ था? तो वीवीपैट का इस्तेमाल पहली बार पायलट आधार पे यानी छोटे लेवल पे किया गया था नागालैंड के अंदर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो हमें किसी भी भाग के अंदर, किसी भी क्षेत्र के अंदर निवास करने और वहां पर बसने का कानूनी अधिकार देता है, मौलिक अधिकार देता है? इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 19(1) का ड वाला पार्ट।
ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित आयोगों के गठन को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 4 आयोग दिए गए हैं, इनके गठित होने के वर्ष के अनुसार, यानी जो पहले गठित हुआ उसको पहले आपने लगाना है। तो चलिए इनको यहाँ पे अरेंज करते हैं। पहले इनके वर्षों को लिख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ये कब बना था? ये बनता है 1992 के अंदर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये कब बना था? ये बनता है, अस्तित्व में आता है 2004 के अंदर। 89वां संशोधन होता है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल से जाना था। कौन सा आर्टिकल था? 338 का क वाला पार्ट। ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये आता है हमारा 2007 के अंदर, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये 1993 में आया था। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन गठित हुआ है? महिला आयोग। तो सबसे पहले आ जाएगा 1, उसके बाद है मानवाधिकार आयोग यानी कि 4, फिर है हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि 2, और अंत में 3। 1, 4, 2, 3 हमारा सही आंसर है, जो ऑप्शन सी में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। भारत में 3 वार्षिक योजनाओं का काल रहा है। वो 3 वार्षिक योजनाएं कौन सी थी? इस अवधि को योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत होती है 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चलती है। लेकिन ये जो तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी, इस दौरान 2 युद्ध भारत ने लड़े। चाइना के साथ होता है 62 में, 65 में पाकिस्तान के साथ होता है। भीषण अकाल भी उस दौरान पड़ता है, जिस वजह से ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। और इस योजना के बाद अगले 3 साल यानी 66 से 67 तक, 67 से 68 तक और 68 से 69 तक, इस टाइम को कहा जाता है योजना अवकाश, या फिर इसको कहते हैं 3 वार्षिक योजनाओं का काल। तो ये है हमारा 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से शुरू हो जाती है और 74 तक चलती है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि योजना अवकाश जो आया था, 3 अलग अलग वर्ष की यहाँ पे वार्षिक योजनाएं बनाई गई, जिस वजह से इस कालखंड को वार्षिक योजनाओं का काल कहते हैं, और इसे प्लान हॉलिडे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारक है जो महासागर की लवणता को प्रभावित करता है? लास्ट वीडियो में हमने इसको जाना था कि महासागरों में जो नमक होता है या महासागरों में जो लवणता है वो बढ़ती कैसे है। वहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेश वाटर है वो तो भाप बन के उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। बारिश उतनी वहाँ पर होती नहीं है, तो फ्रेश पानी ज़्यादा आ नहीं पाता और नमक की मात्रा लगातार बढ़ती रहती है, जिस वजह से वो पानी और ज़्यादा खारा होता रहता है। तो इसके लवणता बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो वाष्पीकरण है और वर्षण है, क्योंकि जो पानी ऊपर जाएगा, बादलों में जाएगा, वो पानी कैसा होता है? वाष्पीकरण के माध्यम से जो जाता है वो शुद्ध जल होता है, वो साफ पानी होता है। पीछे क्या रह जाता है? पीछे वो खनिज रह जाते हैं, नमक रह जाता है, वो सारे पीछे ही रह जाते हैं। ठीक है। महासागर की लवणता प्रभावित होती है, एक तो वाष्पीकरण हो गया, वर्षण से भी होती है। वर्षण यानी कि महासागर में शुद्ध जल का मिलना। जितना ज़्यादा शुद्ध जल मिलेगा नदियों का, उससे उसकी लवणता फिर कंट्रोल होती है। लेकिन फिर वही फेनोमेना चलता है, साफ पानी ऊपर उड़ जाता है, नमक नीचे रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे नदियों का पानी उसमें मिलता रहता है, तो वो फिर पानी उतना ज़्यादा खारा नहीं होता। ये पूरा चक्र वहाँ पे चलता रहता है, ये पूरा साइकिल वहाँ पे चलती रहती है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? देखिए, दक्षिण भारत के बेसिकली दर्रे हैं, बहुत बार आते हैं पेपर में। थालघाट दर्रा, क्या ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है? पहला बिल्कुल सही आपका होगा। जो थालघाट है ये नासिक और मुंबई को जोड़ने का काम करता है। दूसरा है शेनकोटा दर्रा, ये त्रिवंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है, ये भी सही है। पालघाट ये नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियों से जोड़ता है, क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत कथन यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला जो दर्रा है पालघाट, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है, लेकिन क्योंकि इसने पहाड़ियों के संदर्भ में दिया है तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों को अन्नामलाई की पहाड़ियों के साथ जोड़ता है, ना कि इलायची की पहाड़ियों के साथ। ठीक है, तो ये वाला आपका गलत है। हमने लोकेशन के वाइज भी देखा, पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ता है, हमने पहाड़ियों के संदर्भ में भी देखा। ये जो इलायची की पहाड़ियां हैं इनको कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहते हैं, और ये भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, इसको भी याद रखना। ठीक है।
जो भोर घाट है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है मुंबई को पुणे से कौन जोड़ता है? मुंबई पुणे के मध्य में भोर घाट है, नासिक मुंबई के बीच में थाल घाट है, और तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में है शिनकुट्टा। पलक्कड़ और कोयम्बटूर के मध्य में आता है हमारा पाल घाट। ठीक है, अटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है? अटाकामा रेगिस्तान को लेकर के भी सवाल बनता है। अटाकामा रेगिस्तान कहाँ पर है? पहली चीज़ इसको याद रखना, इसे दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान, सबसे शुष्क रेगिस्तान माना जाता है। ठीक है, अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है और मुख्य रूप से ये चिली में पड़ता है। बहुत सारे देशों में इसका विस्तार है, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के कुछ हिस्सों में है, लेकिन अगर आपसे सिर्फ एक देश पूछेगा तो ये चिली में पड़ता माना जाता है। ठीक है, जो यह रेगिस्तान है ये किस खनिज के लिए या किसकी मात्रा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है? तो यह लिथियम के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार इसको माना जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो रेगिस्तान है कई बार इसकी लोकेशन पूछता है, कभी महाद्वीप पूछता है। उत्तराखंड में यहाँ पर कौन सा खनिज मिलता है वो पूछ लिया गया, तो ये है हमारा लिथियम। कुछ और इम्पॉर्टेंट ऐसे रेगिस्तान है जो नॉर्मल वाले रेगिस्तान है, जैसे थार रेगिस्तान हो गया या हमारा सहारा रेगिस्तान हो गया, वो तो कॉमन हो गया, वो तो आप बता देते हैं। कुछ और ऐसे रेगिस्तान है जिनकी लोकेशन पूछी गई है। एक आता है तकलामाकन रेगिस्तान, इसके बारे में पूछा गया था तकलामाकन रेगिस्तान कहाँ पर है? ये चीन के अंदर पड़ता है। एक पूछा गया था रब अल खाली रेगिस्तान, ये कहाँ पर है? रब अल खाली रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान माना जाता है और ये पड़ता है सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, इसके अलावा भारत में कौन सा रेगिस्तान पड़ता है? तो थार रेगिस्तान पड़ता है। ठीक है, अगला, अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? महात्मा बुद्ध के द्वारा जो एक मार्ग बताया गया था, अष्टांगिक मार्ग इसको कहते हैं, यानी 8 पद यहाँ पे उन्होंने 8 तरीके बताए थे, 8 चरणों का एक पूरा मार्ग उन्होंने यहाँ पे बताया दुखों से मुक्ति का, इसी को कहते हैं अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, यानी 8 तत्व उन्होंने बताए थे, 8 परम सत्य भी इनको कहते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो आपको 8 पता होंगे तो ही आप इनको बता पाएंगे। इसमें सबसे पहले आता है दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है सही, तो सही दृष्टि। दूसरा है संकल्प, तीसरा है हमारा वचन, सही क्रम। इसके अलावा सही आजीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति और समाधि। ये है 8 हमारे अष्टांगिक मार्ग। जो मध्यमा प्रतिपदा है ये अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, नाम से ही आप वैसे इनको पहचान जाते हैं, इनमें सम्यक सम्यक लगा हुआ है, ये अलग तरीके का दिख रहा है, तो अगर आपको टिक भी करना होता तो आप इसी पे टिक करते। ठीक है, जो अष्टांगिक मार्ग है बेसिकली दुखों से मुक्ति पाने का एक मार्ग उन्होंने बताया था। ठीक है, मध्यमा प्रतिपदा की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, मध्यम प्रतिपदा या मध्यमा प्रतिपदा ये भी एक सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, जिसमें जो परम सुख होता है या परम दुख होता है उससे बचने के बारे में बताया गया है। तो ये अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है, इसी के आधार पर अष्टांगिक मार्ग है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? कोयले के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, इनमें सबसे उच्च श्रेणी का कोयला कौन सा माना जाता है? सबसे बेस्ट कोयला एंथ्रेसाइट को मानते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कोयले का ये जो वर्गीकरण होता है, 4 प्रकार के कोयले माने जाते हैं, कार्बन के आधार पर कोयले का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है उसे पीट कोयला कहते हैं, ये सबसे लो क्वालिटी का होता है, और सबसे अच्छा कोयला जो होता है उसे एंथ्रेसाइट कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, मुलायम कोयला किसको कहते हैं? तो जो बिटुमिनस होता है इसे मुलायम कोयला कहते हैं, और भूरा कोयला किसे कहते हैं? वो लिग्नाइट को कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोयले का वर्गीकरण है, लौह अयस्क का भी वर्गीकरण होता है, सिडरेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट में। तो सबसे अच्छी किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? वो हेमेटाइट होता है। ठीक है, वहां पर आपने हेमेटाइट को कहना है। मौर्य साम्राज्य के 5 राजनीतिक केंद्र कौन से थे? मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों की अगर हम बात करें, उसमें पाटलिपुत्र आता है, तक्षशिला आता है, उज्जैनी, तोशली और स्वर्णगिरी आते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ने वाला दर्रा है हमारा बोमड़ीला दर्रा।
ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यह जो दर्रा है बेसिकली तवांग घाटी को लहसा के साथ जोड़ता है। लहसा तिब्बत की राजधानी है, तवांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, तो अरुणाचल को तिब्बत के साथ या तवांग घाटी को लहसा के साथ बोमडिला दर्रा जोड़ता है। अगर हम दूसरे यहाँ पे दर्रों की बात करें, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगित के साथ जोड़ता है। अगर हम बात करें बनिहाल दर्रे की, ये भी जम्मू कश्मीर में है और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। जो एक प्रसिद्ध सुरंग है हमारी जवाहर सुरंग, वो इसी दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रा। चांगला दर्रे की बात करें तो ये लद्दाख में है, लद्दाख को ये तिब्बत के साथ जोड़ता है। ठीक है, एक और सवाल दर्रों को लेकर ऐसे ही पूछा गया था, कई बार आता है शिपकिला दर्रा कहाँ पर है, तो आप कहते हैं ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन ये था कि हिमालय की घाटियों में किसके अंदर, कौन सी नदी घाटी के अंदर शिपकिला दर्रा पड़ता है। शिपकिला दर्रा बेसिकली सतलज घाटी में पड़ता है। ठीक है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली कानून कब पारित हुआ था। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन ये जो कानून था ये 1976 में आया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1976 में भारत के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट कानून या आयोग आते हैं, उनको इसी के साथ याद कर लीजिए। सबसे पहला इस वाले कानून को याद करना है, ये आया 1976 में। इसके बाद पूछेगा भारत में पर्यावरण निदेशालय ये कब बना था, तो पर्यावरण निदेशालय ये 1976 में ही बना था। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ये कब बना, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो था, बाढ़ आयोग, बाढ़ से राहत बचाव के काम के लिए, उसकी समीक्षा के लिए, तो बाढ़ आयोग बना था ये भी 1976 में। तो 76 को लेकर ये 3 इंपॉर्टेंट, एक अधिनियम और 2 हमारे आयोग, उनको याद रखना है, पर्यावरण निदेशालय और बाढ़ आयोग, और दूसरा हमारा एक एक्ट आया था बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन। भारत में इसके अलावा और भी एक्ट आए हैं। एक आज़ादी के तुरंत बाद आया था, मजदूरी को लेकर के ही था, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था, 1948 के अंदर आया था। आज़ादी से पहले भी मजदूरी को लेकर के कानून आया था जिसे कहते हैं भारतीय श्रम संघ अधिनियम, ये आता है 1926 के अंदर, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्ष जो पेपर में पूछे गए हैं नीतियों और आयोग को लेकर। एक पेपर में आया था उत्तराखंड के अंदर कि भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ये कब घोषित करी गई, डेट सहित पूछा गया था, तो 15 फरवरी 2000 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को घोषित किया था। सवाल आया था एक दूसरे पेपर में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना। नीति 2000 में आ गई थी फरवरी के अंदर, और आयोग ये भी 2000 में बना, लेकिन ये 11 मई को बना था। ठीक है, अगला सकलोपतनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी, तो सकलोत्तरपथनाथ यह उपाधि हर्षवर्धन ने धारण करी थी। जो सम्राट हर्षवर्धन था, इनके द्वारा इस उपाधि को धारण किया गया। हर्षवर्धन को और कौन कौन सी उपाधि से यहाँ पे कहा जाता है वो भी सवाल पेपर में आ जाता है। एक फेमस नाम जो हर्षवर्धन के साथ जुड़ा है, शिलादित्य। क्वेश्चन आता है हर्षवर्धन को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे शिलादित्य भी कहते हैं। हर्षवर्धन ने इस उपाधि को भी धारण किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। हर्षवर्धन के नाटकों को लेकर सवाल आता है, हर्षवर्धन ने किन किन नाटकों की रचना करी है। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटकों की रचना करी, जिसमें एक है प्रियदर्शिका, एक है रत्नावली और एक है नागानंद, इनको भी याद रखना है। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पर कहा गया है कि एक व्यक्ति था धावक, धावक नाम के व्यक्ति ने हर्षवर्धन के नाम से इन रचनाओं को लिखा था। ठीक है, अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था, ये बिहार का था। कितना था यहाँ का, 1106 था। ठीक है, सबसे कम कहाँ का था, सबसे कम था अरुणाचल प्रदेश का। कितना, यहाँ का था केवल 17। ठीक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 था। जनसंख्या घनत्व का मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बिहार में 1106 लोग रहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में उतने ही इलाके में 17 लोग रहते हैं। ये हमने बात करी राज्यों की। केंद्र शासित प्रदेशों में भी पूछता है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी ये थी दिल्ली के अंदर लगभग 11,000 के करीब, और सबसे कम है अंडमान निकोबार की 46 के करीब। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये कॉमन सा सवाल है, यूपी की है। सबसे कम सिक्किम की है। साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ है, 2011 के अनुसार केरल। सबसे कम कहाँ है, बिहार।
लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल, सबसे कम हरियाणा। शीर्ष जन्म दर वाले राज्य कौन से हैं? जन्म दर में बिहार आता है, सबसे कम गोवा। शीर्ष शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा था? असम, सबसे कम गोवा। और शीर्ष मृत्यु दर वाले राज्यों में सबसे आगे था उड़ीसा, सबसे कम नागालैंड। ठीक है। जिनेवा निम्नलिखित में से किस देश का एक प्रसिद्ध और प्रमुख बंदरगाह है? ये जिनेवा नहीं है तो स्विट्जरलैंड पे आपने टिक नहीं करना है। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक इंपॉर्टेंट शहर है। ये है जिनेवा। जिनेवा जो पड़ता है ये इटली का एक प्रमुख बंदरगाह है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी इसको लिखा था S.N. रॉय ने। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आगरा शहर की स्थापना करने वाला कौन था? तो आगरा की स्थापना कौन करता है? आगरा के संस्थापक सिकंदर लोदी को माना जाता है। इस शहर को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? सिकंदर लोदी को। ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट शहर मध्यकाल में स्थापित हुआ था, जौनपुर। जौनपुर का संस्थापक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। एक सवाल आपके लिए, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, जौनपुर की स्थापना किसके नाम पर हुई थी? ठीक है, किसकी स्मृति में की गई थी? उसका ओरिजिनल नाम और उसका वैसा नाम जिस नाम पर जौनपुर बना। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, जो पंचायत चुनाव करवाता है, राज्य के जो नगर निकाय के चुनाव हैं उनको कंडक्ट करवाता है, इसकी स्थापना होती है आर्टिकल 243 के वाले खंड के तहत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, विधि आयोग को लेकर के भी सवाल पेपर में बना हुआ है। भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं शुरुआत से लेकर के आज़ादी तक कितने विधि आयोग बने हैं, तो आज़ादी तक ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो 4 विधि आयोग बने। पहला विधि आयोग बनता है 1833 के अंदर। दूसरा विधि आयोग जो बनता है ये 1853 में बनता है। तीसरा विधि आयोग 1861 में बनता है और चौथा और आखिरी जो था वो 1879 में बना था, 1879 के अंदर। जो पहला वाला विधि आयोग था इसका अध्यक्ष जो था वो मैकाले था और यहाँ पर आपको मैकाले यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बाकियों के नहीं पूछे जाते। हाँ, ब्रिटिश काल का जो आखिरी वाला था इसका पूछ लेता है कभी कभी। इसका अध्यक्ष था स्टोक्स, इसको भी याद रखना है। ठीक है। आज़ादी के बाद जो पहला हमारा विधि आयोग था ये कब बना? आज़ादी के बाद पहला विधि आयोग 1955 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? MC सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका नाम याद करना है। और MC सीतलवाड़ कौन है? ये भारत के पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, इसको भी याद रखना है। ठीक है। अटॉर्नी जनरलों के रूप में आज तक जितने भी अटॉर्नी जनरल हुए हैं, सबसे लंबा कार्यकाल वाला अटॉर्नी जनरल कौन था? यही था। अटॉर्नी जनरल होता क्या है? भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। ठीक है। निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो देखिए, राज्यों को ऐसे क्रम में लगाने के लिए आता है। हो सकता है अगली बार आपको केंद्र शासित प्रदेशों को लगाने के लिए आ जाए। तो पहले राज्यों को लगा लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान के बाद नंबर 2 पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद आता है यूपी। तो ये 4 हमारे सबसे बड़े राज्य हैं। सबसे पहले आएगा राजस्थान। तो राजस्थान केवल 1 में दिख रहा है, बाकी सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अवरोही क्रम इसे करना, अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में इनको लगाना है। हमारा सही क्रम होगा ये। यूपी के बाद गुजरात होगा। महाराष्ट्र नहीं दिया है विकल्पों में, तो राजस्थान है, फिर हमारा मध्य प्रदेश है, फिर हमारा यूपी और फिर उसके बाद गुजरात। ठीक है। ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्ट करना, ये अवरोही क्रम होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है हमारा, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के अंदर। ये स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1919 के अंदर हुई थी। ठीक है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था जब इसने 50 साल अपने पूरे किए थे 1969 के अंदर। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट संगठन है WHO। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी जिनेवा के अंदर है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट संगठन है हमारा विश्व
व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन 1995 में बना था 1 जनवरी को, इसको भी याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा के अंदर है। और ये जो विश्व व्यापार संगठन है जो 1995 में बना, WTO, उससे पहले एक दूसरी संस्था थी विश्व व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, उसका नाम था GATT। इसके बारे में पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, तो ये था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 1948 में बनती है। बाद में इसको ख़त्म कर दिया जाता है और 1 जनवरी 1995 से इसके स्थान पर WTO अस्तित्व में आता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जो होता है हमारा IAEA, ये हमारा 1957 में बना था और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, हूणों को हराने का काम किसने किया था? किस गुप्त राजा ने हूणों को हराया? स्कंदगुप्त ने हराया। और इस बात की जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पे होगा। एक पेपर में सवाल आता है कि जो हूणों का आक्रमण हुआ था वो किसके काल में माना जाता है? तो मुख्य रूप से वो स्कंदगुप्त के ही काल में माने जाते हैं। स्कंदगुप्त ने ही हूणों को पराजित किया था। अगर पूछेगा शकों को किसने पराजित किया, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। ठीक है। हूणों का पहला आक्रमण इसी के काल में हुआ, इसी ने हूणों को पराजित किया। इसका उल्लेख हमें जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा? तो संविधान का नाम क्या होगा? संविधान का जो नाम है वो है भारत का संविधान। यानी टाइटल के बारे में कि आपने कोई किताब लिख लिया, अब उसको एक अच्छा नाम क्या देना है? प्रिंसिपल नाम दे दिया जाए या कॉन्स्टिट्यूशन नाम, क्या नाम उसे दिया जाए? तो इस पुस्तक का जिसमें हमारे पूरा संविधान लिखा गया है, इसका नाम होगा भारत का संविधान। ये जो टाइटल वाला आर्टिकल है ये 393 है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल 393 में कही गई है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एक और चीज आपने यहाँ पे याद करनी, एक पेपर में सवाल आया था, संविधान के अंदर जो अलग अलग शब्द आए हैं, अलग अलग आर्टिकल में संविधान में अलग अलग विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन शब्दों की परिभाषा किस आर्टिकल के अंदर है? उन शब्दों की परिभाषा आर्टिकल 366 के अंदर है। ऑप्शन, तब आपका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 366। यहां पर पूछा है कि संविधान को भारत का संविधान नाम दिया गया है, ये किस में बताया गया है? 393। तो ये दोनों के दोनों आपने याद रखने हैं। ठीक है। अगला है हमारा, किसी राज्य के विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो देखिए, राज्यपाल जो है विधान परिषद में भी सदस्यों को मनोनीत करता है। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर मनोनीत करता है, तो राज्यपाल के पास भी अधिकार है। राष्ट्रपति तो 12 लोगों को करता है, लेकिन राज्यपाल कितने लोगों को करेगा? ये कोई फिक्स संख्या नहीं है, ये उस विधान परिषद की टोटल संख्या पर डिपेंड करता है। उस विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। 1/6 सदस्य उसमें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। 1/3 सदस्य जो स्थानीय नगर निकाय होते हैं, चाहे वो ग्राम सभा हो, पंचायत समितियां हो, जिला परिषद, नगर पालिकाएं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं राज्य में जो स्नातक शिक्षक हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। अगला, रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल रक्तदान दिवस ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 1 अक्टूबर को भारत में नेशनल लेवल पे ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ब्लड डोनेशन डे की बात करें, विश्व रक्तदान दिवस, वो मनाया जाता है 14 जून को। इसे याद रखना है। ठीक है। भारत का कब मनाया जाता है? देश में 1 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस ये 14 जून को मनाया जाता है। कुछ और इंपॉर्टेंट डे हैं जो पेपर में आ चुके हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? हमारा जो टीचर्स डे आता है, शिक्षक दिवस आता है, वो 5 सितंबर को आता है, लेकिन विश्व शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर के 1 महीने के बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। हाल में सरकार ने एक नया दिन घोषित किया था, अंत्योदय दिवस। किस दिन के लिए? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस घोषित किया गया है। कुछ और इंटरनेशनल डे जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस ये 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस ये आपका 27 सितंबर को मनाते हैं। एक उत्तराखंड के पेपर में आया था वर्ल्ड पोइट्री डे, विश्व कविता दिवस ये कब मनाते हैं? तो कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कितनी तारीख को? 21 मार्च को। फरवरी में भी एक इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है भारत के अंदर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को। ठीक है, क्यों मनाते हैं ये क्वेश्चन भी आता है। तो जो प्रसिद्ध भौतिकी के वैज्ञानिक थे भारतीय सीवी रमन, उनके द्वारा इस दिन रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। उसी उपलक्ष्य में इस दिन को नेशनल विज्ञान डे, नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, बाद में 1930 में उनको इसी रमन प्रभाव के लिए, जो कि प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित था, नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1954 में उनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा था? पहली चीज, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है, इसके जनक कौन है? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का एक दोस्त था, एक साथी था, जो जीवन भर कार्ल मार्क्स के साथ रहा। क्वेश्चन आता है कि कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन सा व्यक्ति रहा? तो इसका नाम याद रखेंगे, फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा। हालांकि ज्यादातर नाम कार्ल मार्क्स का ही आता है। यह जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, यह 1848 में लिखा गया था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स की एक किताब और है जो फेमस है, दास कैपिटल। किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसी कार्ल मार्क्स के विचारों से एक बोल्शेविक दल तैयार होता है और बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी रूस के अंदर, वो उसी दल के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी कि जिसे हम रूसी क्रांति कहते हैं। अगला, संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोनों का आंसर एक है, एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जो एंडीज पर्वत शिखर है या एंडीज पर्वत जो माला है हमारी, ये एक माउंटेन सीरीज है, पूरी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। और यह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखना है। रॉकी पर्वत को लेकर भी सवाल बन जाता है। रॉकी पर्वत श्रृंखला मैक्सिको से लेकर कनाडा तक फैली हुई है और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इसे माना जाता है। कौन? रॉकी। एंडीज कहाँ है? ये दक्षिणी अमेरिका में है और ना सिर्फ दक्षिण अमेरिका की बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी इसे मानते हैं। ठीक है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, तो पहले आपको दुनिया का सबसे बड़े द्वीप के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आपने कई बार सुना होगा इसका नाम, कई ज़्यादा चर्चा में रहता है, ग्रीनलैंड। आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में है। अगर एक समुद्र पूछेगा, एक महासागर पूछेगा कहाँ पर है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसे माना जाता है। ग्रीनलैंड किस देश के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये डेनमार्क के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। आपको पूछा है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप, इसका नाम हो जाएगा हमारा न्यू गिनी। ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा। जो न्यू गिनी है ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के नजदीक पड़ता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पूछेगा तीसरा सबसे बड़ा कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। बोर्नियो जो पड़ता है ये भी प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये एशिया में पड़ता है, एशिया के महाद्वीप में पड़ता है और इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आप बोर्नियो को टिक करेंगे। ओवरऑल में पूछेगा तो सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, फिर आता है हमारा न्यू गिनी। चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा द्वीप है दुनिया का, उसे कहते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में पड़ता है और सवाल आता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तब आप मेडागास्कर को चुनेंगे। तो ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। जो हमारा दूसरा और तीसरा है न्यू गिनी और बोर्नियो, ये दोनों के दोनों प्रशांत महासागर में है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में पड़ता है और बोर्नियो एशिया महाद्वीप में, और मेडागास्कर हिंद महासागर में पड़ता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है? दुनिया की टॉप 4 सबसे लंबी नदियों का क्रम लगाने को आ सकता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है हमारी नील नदी। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये लगभग 6800 किलोमीटर के
करीब है, इतनी लंबी है। अमेज़न की बात करें, इसको सबसे बड़ी नदी माना जाता है पानी के प्रवाह के कारण। अमेज़न जो है ये 6400 किलोमीटर के करीब है, ठीक है। जो नील नदी है वो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी, जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है, साउथ चाइना सी में जाकर गिरती है। और चौथी सबसे बड़ी नदी है दुनिया की मिसिसिपी नदी या मिसिसिपी नदी, ये अमेरिका में है और लगभग 6250 किलोमीटर लंबी है। ये जाती है गल्फ ऑफ अमेरिका के अंदर। गल्फ ऑफ मैक्सिको पहले उसको कहा जाता था, लेकिन ट्रंप ने अब उसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है, ठीक है। गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो जो गन्ना है ये कौन सी जलवायु की फसल है, किस जलवायु का फसल है? ये है हमारा उष्णकटिबंधीय जलवायु का। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक और वृक्ष के बारे में पूछा जाता है, खैर वृक्ष, जिससे हमें कत्था प्राप्त होता है इसकी छाल से। खैर वृक्ष किस प्रकार की जलवायु का फसल है? खैर वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय, खैर हमारा उपोष्ण कटिबंधीय। एक और चीज, जैसे आप जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि ठंडे इलाकों की जलवायु के लिए टुंड्रा शब्द का इस्तेमाल होता है। टुंड्रा जलवायु यानी कि ठंडे इलाकों की जलवायु। तो टुंड्रा किस्म की जलवायु को और किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रकार की जलवायु को ध्रुवीय जलवायु के नाम से भी जानते हैं। इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान करता है? तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, इसका प्रावधान करता है आर्टिकल 176। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आर्टिकल 175 है ये सदन में राज्यपाल के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। अभिभाषण को लेकर 175 है, लेकिन आपको पूछा है राज्यपाल के विशेष अभिभाषण, तो विशेष अभिभाषण के लिए 176 है। नॉर्मल अभिभाषण होगा तो 175। जो हमारा आर्टिकल 205 है ये विधान मंडल के अनुपूरक, अतिरिक्त और जो अतिरिक्त अनुदान वहां से पारित करने होते हैं उनको लेकर के प्रावधान करता है। 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है, ठीक है। अगला, हिरण्य कर किस प्रकार का कर था? हिरण्य कर जो है हमारा ये मौर्य काल में लिया जाता था। मौर्य काल का एक काफी फेमस कर था हिरण्य कर, और यह अनाज के रूप में ना लेकर नगद इसको लिया जाता था। यानी अनाज के रूप में भी लग सकता था, लेकिन ये लिया जाता था नगद। ये किस प्रकार का कर था? हिरण्य, पहली चीज हिरण्य था क्या? तो ये एक प्रकार का टैक्स था। किस रूप में लिया जाता था? इसे नगद के रूप में लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा बलि नाम का भी एक टैक्स उस समय लिया जाता था मौर्य काल में। धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर, अशोक के अभिलेखों में बलि नाम के कर का उल्लेख है। मौर्य काल के जो इंपॉर्टेंट कर प्रणाली थी वहां से भी सवाल बन जाता है। क्वेश्चन आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, सीता। सीता किसको कहते थे? कृषि भूमि को। उसी भूमि से जो टैक्स आता था उसे भी सीता कहते थे। तो सीता कर क्या हो गया? राजकीय भूमि से वसूल किया जाने वाला लगान या भू राजस्व। मौर्य काल में एक टैक्स लेते थे विष्टि। विष्टि क्या होती थी? बेगार के रूप में लिया जाने वाले कर। यदि इसमें आपको न पैसा देना है न अनाज देना है, लेकिन आपको फ्री में काम करना होगा, तो बेगार के रूप में लिए जाने वाले कर को कहते थे विष्टि, ठीक है। हिरण्य क्या हो गया? नगद के रूप में लिया जाने वाला कर, यानी कि एक प्रकार से कृषि से जुड़ा हुआ कर, जिसमें आपको अनाज नहीं देना, पैसा देना है। एक और टैक्स लिया जाता था मौर्य काल में जिसको कहते थे प्रणय। प्रणय संकट काल में लिया जाने वाला टैक्स होता था, ठीक है। इसको भी याद रखना है। अगला, मरमरा सागर किसको जोड़ता है? तो एक हमारा इंपॉर्टेंट सागर है मरमरा सागर। मरमरा सागर को तुर्की की लाइफलाइन कहा जाता है। जो तुर्की देश है हमारा वो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में पड़ता है। इन दोनों महाद्वीपों को अलग करने का, यानी इन दोनों महाद्वीपों के मध्य में जो सागर है उसे ही कहते हैं मरमरा सागर। और ये मरमरा सागर किन किन दो सागरों को जोड़ता है? ये काला सागर को एशियन सागर से जोड़ता है, ठीक है, या एशियन सागर से जोड़ता है। क्वेश्चन आता है कि तुर्की के यूरोपीय और एशियाई भाग को कौन सा सागर अलग करता है? तो तुर्की दोनों महाद्वीपों में है। तुर्की का यह विभाजन कौन सा सागर करता है? तो ये सागर है मरमरा सागर। तुर्की की लाइफलाइन इसको कहा जाता है। ये काला सागर को एशियन सागर से जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे अंतर्राष्ट्रीय महासागरों में कौन किसको जोड़ता है, नहर को लेकर ये सवाल बन जाते हैं। एक नहर के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कई बार, पनामा नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। एक है हमारी सबसे फेमस नहर सुएज नहर। सुएज नहर भूमध्य सागर को
लाल सागर के साथ जोड़ती है। ठीक है, भारत की अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? भारत में जितनी भी वर्षा होती है उसका लगभग 80% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। ठीक है, जो भारत के अंदर शीतकालीन वर्षा होती है उत्तरी भारत के अंदर वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और दक्षिण के तटों पर खासकर तमिलनाडु के तटों पर जो शीतकालीन वर्षा होती है वो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण शीतकालीन वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, एक और चीज हमने अभी देखा कि उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में भी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो शीतकालीन वर्षा जब हो रही है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, क्योंकि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर एक तूफान उठता है, वहीं से बादल आते हैं और उत्तर भारत में यहां पे वर्षा करके जाते हैं। उस वर्षा की मात्रा अगर आप पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलेंगे तो कम होती जाएगी। इसको भी आपने याद करना। एक पेपर में सवाल आया था कि भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा किस दिशा में कम होती जाएगी? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में कम होती जाएगी। वो होती है किस वजह से? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ होता है यह पश्चिमी विक्षोभ? भूमध्य सागर में होता है। ठीक है, बेगम मुमताज महल का मूल नाम क्या था? जो मुमताज महल थी इसका मूल नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां की पत्नी थी, मुमताज महल के नाम से ज्यादा फेमस हुई, अर्जुमंद बानो बेगम इनका मूल नाम था। इन्हीं के लिए शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था, यानी इसी की याद में ताजमहल बनवाया गया है उन्हीं की कब्र के ऊपर। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार करी थी? तो उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार करी गई, उस्ताद ईसा खान। और ताजमहल का जो मुख्य आर्किटेक्चर था उसे उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा किया गया। ठीक है, इसके अलावा एक प्रसिद्ध हमने मुगल काल की महिला को यहाँ पे देखा, इसी का मूल नाम क्या था? मुमताज महल। कुछ और इंपॉर्टेंट महिलाएं मुगल काल में रहीं जो शक्तिशाली रहीं अपने दौर में। एक थी नूरजहां। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा इसका मूल नाम था। ठीक है, इसी नूरजहां का भाई था आसफ खान और उसी आसफ खान की बेटी का नाम था मुमताज महल। ठीक है, एक पेपर में सवाल आया था कि नूरजहां मूलतः किस देश की निवासी थी, कहां की निवासी थी? तो नूरजहां मूलतः कंधार अफगानिस्तान की निवासी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां ने अपने पिता की ही एक कब्र बनाई थी जिसको कहा जाता है एतमादुद्दौला का मकबरा। किसके द्वारा बनाया गया था? वो नूरजहां के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट महिला हुई मुगल काल में जिनका नाम है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। इन्हीं गुलबदन बेगम के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई हुमायूं नामा। ठीक है, वो हुमायूं की बहन ने ही लिखा था। एक और इंपॉर्टेंट महिला हुई जिसका नाम था रोशन आरा। रोशन आरा शाहजहां और मुमताज महल की पुत्री थी, शाहजहां की बेटी थी। ठीक है, शाहजहां की दो इंपॉर्टेंट बेटियां थी, एक थी जहां आरा और एक थी रोशन आरा। ठीक है, जहां आरा ने आगरे में मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, जो जहां आरा थी बेसिकली देखिए शाहजहां की दो बेटियां थी, एक थी जहां आरा एक रोशन आरा। जब औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध हुआ तो दारा शिकोह की कट्टर शत्रु मानी जाती है ये वाली रोशन आरा। ये बिल्कुल चाहती थी कि औरंगजेब ही अगला राजा बने। तो किस पुत्री ने शाहजहां की औरंगजेब की हर संभव मदद करी राजा बनने में? रोशन आरा का नाम आपने बताना है। ठीक है, अगला, बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म के अंदर ये जो पातिमोक्ष है ये किससे संबंधित है? ये संघ के नियमों से संबंधित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल आता है महात्मा बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों की संकलन किसमें किया गया है? अभिधम पिटक में। बौद्ध संघ के नियम किसमें है? विनय पिटक के अंदर है। पातिमोक्ष जो है इसका संबंध भी संघ के नियम से संबंधित है। ठीक है, एक और चीज आपसे पूछी गई थी एक पेपर में, एक शब्द दिया गया था यांगना। यांगना जो शब्द है ये किस धम्म पीटक से संबंधित है, किस बुद्ध पीटक से संबंधित है? ये अभिधम्म पीटक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी सागर बांध हिस्सा है। तो देखिए जो महात्मा गांधी सागर बांध है ये किस परियोजना का हिस्सा है? ये चंबल परियोजना का हिस्सा है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। जो गांधी सागर बांध है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है? तो चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है
और चंबल परियोजना का ही हिस्सा है। बेसिकली चंबल परियोजना के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बांध बने हुए हैं, जिसमें एक है गांधी सागर बांध, एक है राणा प्रताप सागर बांध और एक है जवाहर सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, और जो बाकी के दो हैं, चाहे वो राणा प्रताप सागर बांध हो चाहे वो जवाहर सागर बांध हो, दोनों के दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। ठीक है। ग्लोब पर किस वृत्त को वृहत वृत्त कहा जाता है? ग्रेट सर्कल किसको कहते हैं? ग्रेट सर्कल ये कहा जाता है हमारा विषुवत रेखा को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ग्रेट सर्कल बेसिकली वो जहां से पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, जैसे हमारा भूमध्य रेखा। ठीक है। जो लाइंस पृथ्वी को दो बराबर भागों में नहीं बांटती, जो लाइन पृथ्वी के मध्य से नहीं गुजरती, उसको कहा जाता है लो सर्कल यानी न्यून वृत्त, और जो पृथ्वी के मध्य से होकर जाती है, दो बराबर भागों में बांटती है, उसको कहते हैं ग्रेट सर्कल या वृहत वृत्त। ठीक है। एक और सवाल आता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो इलाका है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस स्थान पर समांतर सरकार स्थापित की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अलग अलग जगहों पर समांतर सरकार बनी थी। ऐसी ही एक सरकार बलिया में, एक तामलुक के अंदर और एक सतारा के अंदर बनी थी। तो सभी स्थानों पर उस समय समांतर सरकारें बनी थी। क्वेश्चन आता है इन सरकारों को लेकर के अलग अलग, जैसे जो बलिया था यहां पर किसके नेतृत्व में बनी? तो यहां पर सरकार जो थी वो चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। सबसे पहले जो सरकार बनी थी समांतर सरकार, वो बलिया के अंदर ही बनी थी। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो सरकार बनी वो तामलुक में बनी। तामलुक बंगाल के मिदनापुर जिले में पड़ता है। यहां पर एक जातीय सरकार का गठन हुआ था, यानी जातीय आधार पर बनी थी। तो जातीय सरकार कहां बनी? वो बनी थी तामलुक में। एक है हमारा सतारा। महाराष्ट्र के सतारा में वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल के नेतृत्व में एक सरकार बनी थी। ये 1943 में बनी और 1945 तक चली। उस दौरान जितनी भी समांतर सरकारें बनी, उन सब में सबसे लंबी चलने वाली जो सरकार थी वो सतारा की थी। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता अगर सबसे लंबी पूछा होता। अभी पूछा है कहां कहां बनी, इन सब जगहों पर बनी। तो कहां कहां पे सरकार बनी, किसके नेतृत्व में बनी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में कहां बनी? जातीय सरकार कहां बनी? सतारा में किसके नेतृत्व में बनी? सबसे लंबी कौन सी चली? सतारा। ठीक है। हमारे वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर की लगभग ऊंचाई कितनी है? ट्रोपोस्फियर की जो ऊंचाई है हमारी, ये लगभग कितनी मानी गई है? जो ट्रोपोस्फियर है इसकी ऊंचाई लगभग, अगर हम पोल्स की बात करें तो 8 से 10 किलोमीटर के मध्य है, और अगर हम भूमध्य रेखा पे बात करें तो वहां पर यह 18 से 20 तक चली जाती है। तो इसको यहां पर 15 से 20 के मध्य में माना जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समताप मंडल की बात करें वो 50 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद आता है मध्य मंडल जो 80 से 90 किलोमीटर तक होता है। उसके ऊपर आयन मंडल है 80 से 640 किलोमीटर तक, और 640 ऊपर के किलोमीटर के ऊपर जो भी आता है वो सब बाहिर मंडल में आ जाता है। नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? जो नानाघाट अभिलेख है हमारा, यह शातवाहन नरेशों से संबंधित है, और ये जो अभिलेख है ये हमें शातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। जो शातकर्णी प्रथम है इसको शातकी भी कहा जाता है, इसको भी याद करना है। और इसके बारे में जो हमें डिटेल जानकारी मिलती है वो नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है। शातकर्णी प्रथम की उपलब्धि, जितनी भी उसकी उपलब्धि रही, उन सब की जानकारी इसी अभिलेख से मिलती है। ये अभिलेख नयनिका नामक महिला के द्वारा बनाया गया था। जो नयनिका है वो इसी शातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। ठीक है। जो सातवाहन वंश है इस वंश का संस्थापक सिमुक को माना जाता है। इस वंश की जो लिपि थी वो ब्रह्म लिपि थी, और इस वंश की जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है। एक और चीज याद रखना, किस वंश ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू करी थी? पहले ऐसे भूमि दान देने की प्रथा नहीं थी। भूमि अनुदान देने की जो प्रथा शुरू करी थी वो सातवाहनों ने ही शुरू करी थी, इसको भी याद रखना है। ठीक है। सातवाहन वंशों ने करी थी शुरुआत। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। 30 ईसा पूर्व में इस वंश की स्थापना होती है। इनकी राजधानी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में स्थित थी। सबसे ज्यादा सीसे के सिक्के चलाने वाला राजवंश कौन सा था? सातवाहन राजवंश। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? गौतमीपुत्र शातकर्णी। एक और सवाल आता है, किस राजवंश में राजाओं के नाम उनकी माता के नाम पे रखे जाते थे? सातवाहन। क्योंकि जैसे आप देखेंगे इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था शातकर्णी, जिसे गौतमीपुत्र शातकर्णी कहते थे।
ठीक है। एक और चीज कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला वंश कौन सा था, वो भी सातवाहन था, ठीक है। गोड़ो फडनीस किस राजवंश का शासक था? जो गोड़ो फडनीस था ये पहलव राजवंश का शासक था। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। प्राचीन भारत में जब विदेशी आक्रमण हुए उनका क्रम पूछा जाता है, उसमें सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था हिंदी यूनानी शासकों ने। हिंदी यूनानी शासकों के बाद भारत में शक राजाओं का आक्रमण हुआ, उसके बाद आते हैं पहलव, और इसी पहलव राजवंश का एक इंपॉर्टेंट राजा था गोड़ो फडनीस, ठीक है। जो ये पहलव राजवंश था, जिसे पारथियाई वंश भी कहते हैं, मध्य एशिया से ये यहाँ पर आए थे और तक्षशिला को इन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पे बनाया था। इसी पहलव राजवंश के ही काल में जो सेंट थॉमस था, पहला ईसाई जिसे माना जाता है जो भारत में आया था, वो आया था ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। अगला, शक संवत महीनों का सही क्रम क्या होगा? तो हिंदू पंचांग के अनुसार महीनों के जो नाम होते हैं उनको लगाने के लिए भी आ जाता है कि इनका क्रम लगाइए। तो शक संवत पर आधारित है हमारा नेशनल कैलेंडर, तो उसके महीने आपको पता होने चाहिए। शक संवत पर आधारित कैलेंडर को कब राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया गया था? तो 22 मार्च 1957 को किया गया था। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा करी गई थी, ठीक है। जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित होता है, ये मार्च के महीने से शुरू होता है और इसका पहला महीना माना जाता है चैत्र, इसको याद रखना, ठीक है। चैत्र के बाद आता है हमारा वैशाख महीना, वैशाख के बाद आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, इसको याद रखेंगे। 4 ये हो गए। इसके बाद आता है श्रावण या सावन, ठीक है। फिर आता है भाद्रपद या भाद्र या भादो का महीना। इसके बाद नंबर 7 पे आता है आश्विन, नंबर 8 पे आता है कार्तिक, फिर आता है मार्गशीर्ष का महीना, फिर आता है पौष का महीना, फिर आता है हमारा माघ और फिर आता है अंतिम फाल्गुन। तो पहला महीना कौन सा है? पहला महीना है यहाँ पे चैत्र, अंतिम है हमारा फाल्गुन। तो फाल्गुन अंतिम है, सही क्रम में आपने लगाना है इसको। कहां पर सही क्रम लगा हुआ है? जहां पर आपको फाल्गुन बिल्कुल आखिर में मिलेगा, जो कि ये रहा, यही आपका आंसर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये ज्येष्ठ है, तीसरा महीना, भाद्रपद दिया गया है, छठा महीना, फिर आपको पौष दिया गया है यहाँ पे 10वां महीना और 12वां महीना फाल्गुन। तो ये आपका सही क्रम है। तो कम से कम शुरुआत के 3 चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, और कम से कम आखिर के 3 पौष, माघ और फाल्गुन, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बजट पारित होने से पहले संसद द्वारा दिया जाने वाला अग्रिम अनुदान को क्या कहते हैं? तो बजट पारित होने से पहले संसद जो अग्रिम अनुदान प्रदान करती है उसे कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। संविधान कहता है हमारा, इस भारत के संचित निधि से अगर आपको कोई पैसा निकालना है तो कानून बनाकर ही पैसा निकाला जा सकता है। कानून बनता है जब बजट आता है, बजट के साथ ही इसको निकाला जाता है, लेकिन इस कार्यवाही में समय लगता है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है अप्रैल से, तो अगर सरकार को इस बीच पैसे की आवश्यकता पड़ती है कि अब इतना टाइम नहीं है कि बजट के लिए फिर से वो कानून लेकर आए यहाँ पे पैसा निकालने के लिए, तो अगर सरकार को पैसा निकालना है तो इस अवधि में सरकार वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से पैसा निकाल वहां से सकती है। इसकी अवधि लगभग 2 महीने की होती है। वोट ऑन अकाउंट के लिए जो प्रावधान किया गया संविधान में वो आर्टिकल 116 में किया गया है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, जब सरकार 2 महीनों की अवधि के लिए पैसा निकाल रही है उसे वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। बजट से पहले यानी अग्रिम अनुदान, जिस साल चुनाव होने होते हैं राज्य के अंदर या देश के अंदर, उस साल जो एक्स्ट्रा पैसा निकाला जाता है उसे कहा जाता है लेखानुदान। इसे भी याद रखना। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत करी थी? तो मुद्रा खुद मुद्रा का निर्माण करती है, मुद्रा से खुद मुद्रा आती है, ये क्राउमर का कथन है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत करती थी? तो चोल काल के प्रशासन को लेकर के भी हमने कई बार बात करी है। चोल काल में ग्राम स्तर पे 3 प्रकार की संस्थाएं काम करती थी। पहली जो संस्था थी उसे कहा जाता था सभा, दूसरी होती थी नगरम और तीसरी होती थी उर। जो साधारण गांव होते थे वहां पे उर नामक संस्था काम करती थी। जो व्यापारियों की बस्ती होती थी, व्यापारियों के जो नगर होते थे वहां पे नगरम नाम की संस्था काम करती थी। और जो ब्राह्मण के गांव होते थे, ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई थी उस इलाके के जो गांव होते थे वहां पर जो संस्था होती थी उसे कहते थे सभा। तो ये कहां पर काम करेगी? ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। जो चोलकालीन प्रशासन था वो भी पूछा जाता है। चोलकालीन का जो प्रशासन था
उसमें सबसे छोटी जो प्रशासनिक इकाई थी वो उर थी, यानी ग्राम थी। ठीक है, इसके ऊपर मेला ग्राम होते थे, फिर नाडु होते थे, नाडु तहसील स्तर के हो गए, उसके ऊपर कुट्टम होता था या वलनाडु यानी कि जिले, फिर होता था मंडल यानी कमिश्नरी। ठीक है, फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एक फारसी यात्री है अब्दुल रज़ाक, ये भारत आता है देवराय द्वितीय के काल में, जो कि विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज़ाक जो है ये 1442 में आया था। फारस का ये निवासी था। तो कई बार वर्ष पूछ लेता है, कई बार किस राजा के काल में आया, किस जगह पर गया, कहाँ से आया, ऐसा पूछता है। विजयनगर साम्राज्य में और भी इंपॉर्टेंट यात्री आए थे, जैसे इटली से निकोलो कॉन्टी आया था 1420 के अंदर, वो देवराय प्रथम के काल में गया था। ठीक है, डोमिंगो पयास और बारबोसा आए थे 1515 के आसपास, दोनों के दोनों पुर्तगाली थे, दोनों के दोनों कृष्णदेव राय के दरबार में आए थे। पुर्तगाल से एक और व्यक्ति आया था जिसको कहते हैं नूनीज। नूनीज अच्युत राय के दरबार में पुर्तगाल में आया था 1535 में। और किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है? नूनीज ने किया है। ठीक है, पुर्तगाल से एक और व्यक्ति आया था सीजर फ्रेडरिक, यह आया था सदाशिव राव के दरबार में, सदाशिव राय के दरबार में। ठीक है, विजयनगर को लेकर सवाल आता है, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के बाद हुआ? तालीकोटा की लड़ाई के बाद हुआ था। ठीक है, कुछ और विदेशी यात्री हैं जो अलग अलग समय में भारत आए, जैसे फ्रांसिस बर्नियर, ये आता है शाहजहां के काल में, एक प्रसिद्ध डॉक्टर था। इसके अलावा फाहियान, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है, इसको भी याद रखना। फाहियान का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था? कुड था। ठीक है, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? तमिलनाडु के समुद्री तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। जो हमारा ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, तो गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तट है इसको कहा जाता है कोंकण तट, इसको याद रखेंगे। गोवा से लेकर पूरे कर्नाटक तक का जो तट है हमारा, इसे कहा जाता है केनरा तट। कहां से? गोवा से कर्नाटक तक। इसके बाद तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक, इधर की साइड का जो ये हमारा तट है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट, और इसे ही हम तमिलनाडु का समुद्री तट भी कहते हैं। ठीक है, केरल का जो समुद्री तट है उसे कहते हैं मालाबार तट, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इधर उड़ीसा होता है, उड़ीसा का जो समुद्री तट है इसे सरकार तट या उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सभी दर्शनों में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है हमारा सांख्य दर्शन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि इसके प्रतिपादक थे। ठीक है, जो योग दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि इसके प्रतिपादक थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद थे, और पूर्व मीमांसा दर्शन के जेमिनी थे। ठीक है, जो जेमिनी थे ये इसके प्रतिपादक थे। एक और दर्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, चार्वाक दर्शन। ये जो सारे दर्शन हैं ये आस्तिक दर्शन है, चार्वाक दर्शन जो है ये नास्तिक दर्शन है। क्वेश्चन आता है, आपको बोल देता है कि आस्तिक और नास्तिक दर्शनों के बताइए। तो 3 दर्शन है जो केवल नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आते हैं, उनको याद आपने कर लेना है। एक है चार्वाक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाकी आते हैं बौद्ध दर्शन और जैन। ठीक है, बाकी की ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे आस्तिक दर्शनों में आते हैं। किसके प्रतिपादक कौन थे ये पूछा जाता है, हमने इनको देखा। 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतरीय दूरी को पार करती है? 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री की जो देशांतरीय दूरी है इसको पार करती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री यहाँ पे कवर होता है और 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, एक और सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी में किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी में पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी को लेकर एक सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति, जो हमारी डेट लाइन है 180 डिग्री देशांतर, इस रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर अगर पार करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर वो जाएगा तो क्या होगा? 1 दिन घट जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर, और अगर पश्चिम से पूर्व की ओर आएगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, गुप्त काल में भुक्ति का प्रशासक कौन होता था? गुप्त काल में जो भुक्ति होती थी इसका प्रशासक को उपरिक कहते थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य जो था वो कई सारे देशों में बटा हुआ था। उनकी जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे देश कहते थे। देश का जो शासक होता था उसे गुप्ता या गोपाल कहा जाता था। इसके बाद इन देशों को कई सारे भुक्तियों में बांटा होता था, यानी एक प्रकार की मंडल टाइप के, कमिश्नर टाइप के, और इनके अधिकारियों को कहते थे उपरीक। ठीक है, इन्हीं भुक्तियों को कई सारे विषयों में बांटा जाता था, यानी कि जिले के प्रमुख को कहा जाता था विषयपति। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, जिसके प्रमुख को ग्रामिक या महत्तर कहा जाता था। ठीक है, ऊपर हमने एक टैक्स के बारे में पढ़ा था, विष्टि मौर्य काल में लिया जाता था बेगार के लिए। ये वाला टैक्स गुप्त काल में भी लिया जाता था। ठीक है,
कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई है? तो कलिंग के राजा थे खारवेल, इनका हमें हाथी गुम्फा प्रशस्ति लेख मिला है जो कि प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यह एक तिथि रहित अभिलेख है। यह हमें उड़ीसा की जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वहां से मिला है। ए स्टर्लिंग ने इसकी खोज करी थी। ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है और प्राकृत भाषा के अंदर। ठीक है, जो खारवेल थे ये किस वंश के राजा थे? महामेघवान वंश के राजा थे। महामेघवान वंश का सबसे महान राजा इनको माना जाता है। ये एक प्रसिद्ध जैन धर्म के अनुयायी थे, इसको भी याद रखना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस राजा के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर निर्मित करवाया गया था? जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो कृष्ण प्रथम थे ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। तो कई बार सवाल आता है एलोरा का कैलाश मंदिर किन राजाओं ने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूटों में भी किस राजा ने करवाया? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट वंश की बात करें, इस वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना होती है। मान्याखेत इनकी राजधानी थी। ठीक है, जब कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाल नरेश, गुज्जर प्रतिहार नरेश और राष्ट्रकूटों में, राष्ट्रकूटों की तरफ से सबसे पहले उस युद्ध में भाग किसने लिया था? राजा ध्रुव ने लिया था। ठीक है, अगला, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो होता है ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। यहाँ पे 1764 सब में दिए गए, ये एज इट इज ऑप्शन है जो पेपर में आए थे। जो बक्सर का युद्ध था ये अंग्रेजों और 3 संयुक्त सेनाओं के मध्य में हुआ। एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ कौन कौन थे? मीर कासिम जो पूर्व नवाब था बंगाल का, दूसरा था सुजाउद्दीन जो अवध का नवाब था, तीसरा था शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था। इन तीनों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया और कहा जाता है कि इसी युद्ध के बाद वास्तविक रूप से अंग्रेजों की जो सत्ता थी वो भारत में स्थापित हो गई। इस युद्ध के बाद अगले ही वर्ष में 1765 में एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के बाद जो अंग्रेज थे उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन सब राज्यों में दीवानी राइट्स यानी कि राजस्व अधिक कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया। ठीक है, अगला है हमारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो फिक्की की स्थापना कब होती है? फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो एक काफी प्रसिद्ध रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। इसको जारी करता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक पेपर में आया था ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो होता है, विश्व आर्थिक मंच, वो जारी करता है। कौन सी वाली? ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक। ठीक है, उसे विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। इसके अलावा इन रिपोर्ट्स के अलावा इनके नाम पूछे जाते हैं संगठनों के। कुछ इंपॉर्टेंट संगठनों के हेडक्वार्टर भी पेपर में आते हैं, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। जो विश्व बौद्धिक संपदा संस्थान है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जेनेवा के अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका हेडक्वार्टर द हेग में है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विदेश सचिव के समकक्ष था? तो शिवाजी के दरबार में 8 प्रमुख मंत्री थे जिनको अष्टप्रधान कहा जाता था। इन अष्टप्रधानों में आधुनिक यानी आज के विदेश सचिव या विदेश मंत्री के समान था दबीर। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। उनमें देखिए 8 प्रधानों में कौन कौन थे? एक को कहा जाता था मजूमदार। मजूमदार कौन होते थे? बेसिकली ये आज के वित्त मंत्री के समान था। ठीक है, दूसरे को कहा जाता था सुमंत या इसी का दूसरा नाम था दबीर। ये आज के विदेश मंत्री के समान होते थे। ठीक है, तीसरा होता था सुरू नवीश या जिसे चिटनीस कहा जाता था। ये आज का पत्राचार विभाग के प्रमुख के जैसा है। एक होता था पेशवा, सबसे प्रमुख होता था जो आज के प्रधानमंत्री के जैसा। ठीक है, अष्टप्रधान का हेड होता था, प्रमुख होता था। इसके बाद होता था वाक्य नवीस। वाक्य नवीस जो होता था ये आज के गृह मंत्री जैसा है। चिटनीस यानी जो चिट्ठियां भेजेगा वो हो गया पत्राचार वाला या जिसे सुरू नवीस भी कहते थे। यह है वाक्य नवीस जो कि गृह मंत्री होता था आज का। एक होता था न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रमुख। एक होता था सेनापति या जिसे सर ए नौबत कहा जाता था, सेना का प्रधान।
एक होता था सद्र या पंडित राव जिसको कहते थे, धर्म या दान दक्षिणा विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, अगला, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा के अंदर कोणार्क मंदिर बना हुआ है जिसे राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक है, मुगल प्रशासन में मोहतसीब कौन होता था? मुगल प्रशासन के अंदर जो मोहतसीब होता था ये लोक आचरण अधिकारी होता था। लोगों पे नजर रखने का काम करता था कि लोग जो पब्लिक लॉज है उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, आचरण उनका सही है या नहीं, तो लोक आचरण अधिकारी होता था मोहतसीब। मुगल काल में अहदीस क्या होते थे? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मुगल काल में जो अहदीस होते थे, उच्च वर्गीय जो घुड़सवार होते हैं उनको कहा जाता था। ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद को स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है? तो कौन से आर्टिकल्स को गोल्डन ट्रायंगल्स कहते हैं? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है हमारा 14, 19 और 21 को। जो आर्टिकल 14 है ये समानता के अधिकार की बात करता है, जो आर्टिकल 19 है ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 21 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, तो ये तीनों को ही कहा जाता है स्वर्ण त्रिभुज। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य रेखीय परिधि है ये लगभग 40,000 किलोमीटर के करीब है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी की जो भूमध्य परिधि है लगभग 40,075 है। ध्रुवीय परिधि की बात करें तो वो लगभग 40,025 है। यहाँ पे भूमध्य पूछी थी, दोनों लगभग 40,000 के करीब है। ठीक है, अगर व्यास पूछेगा भूमध्य रेखीय व्यास कितना है तो वो लगभग 12,500 के करीब आता है दोनों में। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? तो देखिए, भारत के अंदर अलग अलग प्रकार की जोत भूमि पाई जाती है। भारत में जोत भूमि यानी जो कृषि भूमि है उसको 5 वर्गों में बांटा जाता है। एक को कहा जाता है सीमांत जोत, एक को कहा जाता है छोटी जोत, एक को कहा जाता है अर्ध मध्यम जोत, एक को कहते हैं मध्यम जोत और एक को कहते हैं बड़ी जोत। ये 5 वर्गों में बांटा जाता है। जो सीमांत जोत होती है 1 हेक्टेयर से कम वाली होती है, यानी 1 हेक्टेयर से कम की जो भूमि है कृषि भूमि वो आएगी सीमांत जोत के अंदर। 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक अगर भूमि है तो उसको छोटी जोत कहेंगे। 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर तक है अर्ध मध्यम जोत, 4 से 10 हेक्टेयर तक है मध्यम जोत, और 10 के ऊपर अगर कोई मैदान है उसे बड़ी जोत के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है। आपको पूछा है सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो मध्य भारत की इन पहाड़ियों को आपने पश्चिम से पूर्व की ओर लगाना है। सबसे इसमें पश्चिम में आ जाती है सतपुड़ा, फिर है महादेव पहाड़ियां, मैकॉल पहाड़ी और छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग इसकी स्थापना 12 जुलाई 2006 में की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कुछ जगहों पर 13 जुलाई भी दिया गया है तो ज़्यादा अंतर नहीं है, आपने जुलाई 2006 को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था? तो एक कमेटी बनाई गई थी रंगराजन समिति, और इसी समिति की सिफारिशों पर बनता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, 2006-2005 के दौरान एक और इम्पोर्टेंट आयोग बना था जिसको हम कहते हैं दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग। जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग था ये 2005 में बना, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था। ठीक है, किस ग्रंथ की रचना संध्याकार नंदी के द्वारा की गई? संध्याकार नंदी इनकी एक फेमस रचना है जिसका नाम है रामचरितम। रामचरितम रचना किसकी है? यह रचना संध्याकार नंदी की है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में, उनके लेखकों के बारे में जाना था। एक बार फिर से उनका रिवाइज करते हैं क्योंकि ये किताबें पूछी जाती हैं। आप जानते हैं मुद्रा राक्षस के बारे में बहुत बार इसके लेखक का नाम पूछा गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, किस काल की ये जानकारी देती है? ये मौर्य काल की जानकारी देती है। एक पुस्तक है कथा सरित सागर, ये वाली पुस्तक, इसको किसने लिखा है? इसे सोमदेव ने लिखा है। ये भी मौर्य काल की जानकारी देती है। एक पुस्तक है वृहत कथा मंजरी, इसको लिखा है किसके द्वारा? क्षेमेंद्र के द्वारा। क्षेमेंद्र ने इस पुस्तक को लिखा है, ये भी मौर्य काल की जानकारी देता है। एक है मालविका अग्निमित्र, इसे कालिदास ने लिखा है और ये जानकारी देता है सुंग वंश की। ठीक है, इसको भी याद रखना। एक पुस्तक है जिसका नाम है नीति सार। नीति सार नामक किताब कामंदक के द्वारा लिखी गई है। मृच्छकटिकम है, मृच्छकटिकम को शूद्रक ने लिखा है। रामचरित्र हमने देखा संध्याकार ने लिखी है, संध्याकार नंदी। बंगाल के राजा थे रामपाल, उनकी ये जीवन कथा है रामचरितम। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदई ने लिखी है, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। ठीक है,
इनमें से कौन सा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था? यह है हमारा आज का एसबीआई। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसी को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। अब इसके इतिहास को जानते हैं। देखिए, भारत के अंदर एसबीआई का जो इतिहास होता है शुरू, वो 1806 से होता है। 1806 में अंग्रेज़ों ने बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी। ठीक है। 1840 के अंदर अंग्रेज़ों ने बैंक ऑफ बॉम्बे इसकी स्थापना करी और 1843 में अंग्रेज़ों ने बैंक ऑफ मद्रास, जो तीन उनकी इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसियां थी उस समय, एक बंगाल, एक बॉम्बे और मद्रास, तीनों में ये बैंक बने थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों का विलय हुआ 1921 के अंदर। इन तीनों बैंकों का विलय 1921 में हो गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसको बनाया गया। ठीक है। आज़ादी के बाद 1955 में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। तो आईबीआई से ये एसबीआई हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो दो बार इंपॉर्टेंट किए गए, वैसे तो होते रहते हैं, मर्ज होते रहते हैं, लेकिन दो बार प्रमुख रूप से हुए हैं। एक बार 1969 में जब 14 बैंकों का और एक बार 1980 में जब 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट हमारे अनुसंधान संस्थान या संस्थान आते हैं जो पेपर में आए हुए हैं। ये तो है दाल अनुसंधान संस्थान। आपसे पूछेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आता है हमारे लखनऊ के अंदर। ठीक है। अगर राष्ट्रीय गन्ना संस्थान पूछेगा, ये तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है जो लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना संस्थान पूछेगा वो कानपुर के अंदर होगा। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी ये कहाँ पर है? तो ये खड़गवासला में है, महाराष्ट्र के अंदर है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है। किन दो देशों की सीमा को 49वीं समांतर सीमा रेखा के नाम से जाना जाता है? जो 49th पैरेलल लाइन है, बॉर्डर लाइन है, ये किन दो देशों के मध्य में है? 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर के भी सवाल बन जाता है। जो 49वीं समांतर रेखा है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। जो हमारी 31वीं समांतर रेखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पड़ती है ईरान और इराक के बीच में। इनको भी आपने याद रखना है। ठीक है। 31वीं। जो एक है 38वीं समांतर रेखा, ये दोनों कोरिया को अलग करती है, साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से। ठीक है। एक है हमारी 17वीं समांतर रेखा, यह साउथ वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य में है। ठीक है। इसके अलावा पोलैंड और जर्मनी, इनके बीच में एक बॉर्डर रेखा है जिसे कहते हैं हिंडनबर्ग। ये पोलैंड और जर्मनी के मध्य में स्थित है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी एक बॉर्डर लाइन स्थित है, इसे कहते हैं मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन किस किस के बीच है? जर्मनी और फ्रांस। ठीक है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अप्रैल 1976 में आती है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ एक और वर्ष को याद कर लीजिए। दो बार ये पेपर में आया है। दो इंपॉर्टेंट कानून हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों में 100 साल का अंतर है। एक कानून आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ये किस वर्ष में आया? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ये आया था 1856 के अंदर। ठीक है। दूसरा है हिंदू विवाह अधिनियम, ये कब आया था? तो हिंदू मैरिज एक्ट ये आया था हमारा 1955 में। ठीक है। तो दोनों में आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पूछेगा तो 1856 और हिंदू विवाह एक्ट पूछेगा तो 1955। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं होती थी? तो यहाँ पर तीन ही ऑप्शन यहाँ पे आ पाए हैं एडिट में। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ के लोग जौ को उगाते थे, धान उगाते थे, गेहूं उगाते थे। गन्ना के साक्ष्य वहाँ से नहीं मिले हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति पूजक उनको कहा गया है, पशुपति की पूजा करते थे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? काफ़ी फेमस मरुस्थल है हमारा सहारा मरुस्थल, ये अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है। एक हमारा मंगोलिया में भी पड़ता है गोभी मरुस्थल। गोभी मरुस्थल कहाँ है? ये मंगोलिया में है। एक आता है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया में कौन सा है? थार रेगिस्तान। ठीक है।
भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी खाड़ी है इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, खाड़ी को लेकर एक सवाल पूछा गया था कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस खाड़ी में आता है? ये आता है फंडी की खाड़ी के अंदर। ठीक है, फंडी की खाड़ी कनाडा में पड़ती है। ठीक है, और इसीलिए एक पेपर में यह भी सवाल आया कि किस देश में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है। फंडी की खाड़ी आती है कनाडा में। देश का नाम पूछेगा तो कनाडा ही आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं, दूसरी तरफ उनके वर्ष। पानीपत का दूसरा युद्ध, क्या ये 1526 में हुआ था? पहला गलत होगा। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। इस युद्ध में बाबर तुलगमा युद्ध नीति का और तोपों का इस्तेमाल करता है और इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत करके मुगल साम्राज्य की शुरुआत करता है। ठीक है, पहली बार तोप का इस्तेमाल भारत में बाबर ने ही किया था। 1556 में होता है द्वितीय युद्ध, तो यहां पर होना था 1556। 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में यह युद्ध होता है, जो हेमू विक्रमादित्य थे, जिसमें अकबर जीत जाता है। इसके बाद दिया है हल्दी घाटी का युद्ध, क्या यह 1556 में हुआ? गलत होगा। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में 1576 में हुआ था। ठीक है, इसमें महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे उनका नाम हाकिम खान था और मुगल सेनापति जो थे वो मानसिंह और आसफ खान थे। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1765 में हुई, ये भी गलत है। 1764 में बक्सर का युद्ध खत्म हो चुका था। 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध जो हुआ था ये मराठाओं और अफगानों के मध्य में हुआ था। अफगानी कौन था उस समय? अहमद शाह अब्दाली, जिसका वास्तविक नाम अहमद खान था। ठीक है, 8 बार इसने आक्रमण किया था भारत के ऊपर। मराठाओं का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिव ने किया था। ठीक है, उस समय जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे। ये भी आपका गलत है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नादिर शाह जो था ये फारस का शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल शासक था। उसके काल में नादिर शाह ने भारत पे हमला किया, दिल्ली पर हमला किया और दिल्ली को पूरी तरीके से लूटकर चला जाता है। कोहिनूर हीरा, इसके साथ साथ जो पीकॉक थ्रोन था उसको भी ये अपने साथ ले जाता है। ठीक है, फारस का ये शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि उस समय ये लगभग यहाँ से 70 करोड़ रुपए की धनराशि लूटकर लेकर गया था। ठीक है, शाहजहां का बनाया हुआ जो तख्ते ताउस था, पीकॉक थ्रोन हम जिसको कहते हैं, उसे भी लेकर गया और कोहिनूर हीरे को भी लेकर गया। इसीलिए एक सवाल आता है, तख्ते ताउस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। ठीक है, निम्न में से किसने विश्व को सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो विश्व को कृषि प्रदेशों में बांटने का काम सबसे पहले 1936 में होता है और यह काम विटलेसी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विटलेसी ने पूरी दुनिया को 13 कृषि क्षेत्रों में बांटा था। कितने? 13 कृषि क्षेत्र। अगली बार हो सकता है संख्या पूछ ले। भूकंप मूल के सीधे ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थान क्या कहा जाता है? तो भूकंप जहां पर आता है, मान लीजिए ये हमारी ऊपर जमीन है, जमीन के नीचे यहां पर भूकंप का केंद्र है, तो इस केंद्र के ठीक ऊपर जो जमीन का हिस्सा है इसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है अभिकेंद्र। इसको याद रखना है। ठीक है, जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है इसको कहा जाता है हमारा फोकस। ठीक है, और इसके ठीक ऊपर जो जमीन पर हिस्सा है इसे कहा जाता है अभिकेंद्र। एक और सवाल आता है, जब समुद्र के अंदर भूकंप आता है और उसकी वजह से लहरें उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? उसे सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मतलब यह है कि समुद्र में भूकंप आया है और उसकी वजह से लहरें बनी हैं। ठीक है, निम्न संस्थाओं को उनके स्थापना वर्ष के घटते क्रम में कालक्रम अनुसार लगाएं। घटते हुए क्रम में लगाना है, यानी जो सबसे बाद में स्थापित हुआ उसको सबसे पहले रखना है। पहले इनके वर्षों को रख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन यह 1897 में बनता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ब्रह्म समाज की बात करें, यह 1828 में बना था राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रार्थना समाज 1867 में बना था केशव चंद्र सेन, MG रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये सब इसमें शामिल थे। और आर्य समाज की बात करें तो यह 1875 में बना था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये हमने सबके वर्ष लिख लिए। सबसे पहले बना था ऑप्शन ए है जो रामकृष्ण मिशन। इसके बाद यहाँ पे आया हमारा आर्य समाज यानी कि 4। इसके बाद आता है प्रार्थना समाज यानी कि 3 अंत में 2। 1 4 3 2 हमारा आंसर है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य में हुआ था? 2 अफीम वॉर लड़े गए हैं इतिहास में। अफीम युद्ध इनको कहते हैं। अफीम वॉर बेसिकली चाइना और इंग्लैंड के मध्य में हुआ था।
ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो पहला अफीम वॉर हुआ था वो 1839 में हुआ था, चीन और ब्रिटेन के मध्य। चीन इसमें पराजित हो जाता है। एक संधि होती है नानचिंग की संधि। नानचिंग की संधि से कौन सी लड़ाई खत्म होती है? ये हुआ था पहला अफीम वॉर 1842 में। दूसरा अफीम वॉर 1856 से 1860 के मध्य में हुआ था। ठीक है। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम क्या था? अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए थे। एक परमाणु बम उसने हिरोशिमा के ऊपर गिराया, दूसरा परमाणु बम उसने नागासाकी के ऊपर गिराया। हिरोशिमा पर उसने 6 अगस्त को गिराया था और नागासाकी के ऊपर उसने 9 अगस्त को गिराया था। दोनों बम गिरे थे 1945 के अंदर। ठीक है। जो बम हिरोशिमा पर गिरा वह यूरेनियम 235, जिसका कॉमन नेम था लिटिल बॉय, इसको याद रखना है। और जो बम उसने नागासाकी पर गिराया उसका नाम था प्लूटोनियम 239, लगभग वो 20 किलो टन का था। प्लूटोनियम 239 जिसका कॉमन नेम था फैटमैन। तो फैट मैन जो था वो नागासाकी में गिरा और लिटिल बॉय जो था वो हिरोशिमा में गिरा था। तो आपको हिरोशिमा का पूछा है, आपका आंसर हो जाएगा लिटिल बॉय। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नागासाकी में जो गिरा था उसका नाम था फैटमैन। ठीक है। अगला, सेडान का युद्ध किसके मध्य में हुआ था? तो देखिए, सेडान का युद्ध होता है फ्रांस और प्रशा के मध्य में। फ्रांस और प्रशा के मध्य में 1870 के अंदर एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कहते हैं सेडान का युद्ध। ठीक है। फ्रांस का जो नेपोलियन तृतीय था वो इस युद्ध के बाद समर्पण कर देता है, सरेंडर कर देता है, नेपोलियन तृतीय। ठीक है। सेडान के युद्ध के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमारा एक मास्टर वीडियो बना हुआ है, डिटेल्ड वीडियो, जिसमें हमने इन सब युद्धों के बारे में डिटेल से बात करी है, उस समय के पूरे इतिहास को जाना है। उस समय की फ्रांस से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट घटना याद आपको करनी है, पेपर में आता है, पेपर में आ चुका है उत्तराखंड में, कि आतंक का राज, इससे संबंधित कौन सा देश है? तो आतंक का राज फ्रांस के इतिहास से संबंधित है। फ्रांस के इतिहास में 1793 से लेकर 1794 तक का जो काल है उस काल को आतंक का काल कहा जाता है या आतंक राज का काल कहा जाता है। ठीक है। बेसिकली उस समय फ्रांस के अंदर रोबेस्पियर की सरकार यहाँ पर बनी थी और उसने इतने सारे कानून यहाँ पर बनाए, इतने सख्त कानून बनाए कि कोई जरा सी भी गलती करता था तो उसको सीधा गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था, यानी उसको फांसी दे दी जाती थी। बाद में 1794 में उसको खुद जनता के द्वारा इस गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया जब उसको कोर्ट ने दोषी ठहराया। तो 93 से लेकर 94 तक का ये जो काल था रोबेस्पियर का, इसी को कहते हैं आतंक का काल। ठीक है। यूरोप की एक और इंपॉर्टेंट घटना जहां से सवाल बना हुआ है वो है 30 वर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध तो आपने पढ़ा है, वो फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य में हुआ था 1756 से 1763 के मध्य में। यूरोप में एक 30 वर्षीय युद्ध भी हुआ था। 1618 में इसकी शुरुआत होती है और 1648 में जाकर ये खत्म होता है। बेसिकली यह जो युद्ध हुआ था 30 वर्षीय युद्ध, इसकी शुरुआत इंग्लैंड से मानी जाती है। धर्म सुधार आंदोलन उस समय पूरे यूरोप के अंदर चल रहा था। जो ये धर्म सुधार आंदोलन था, उस समय जो रोमन कैथोलिक चर्च थे काफी ज्यादा अत्याचार करते थे, तो उसमें सुधार करने के लिए ये धर्म सुधार आंदोलन चला। धर्म सुधार आंदोलन का जो प्रवर्तक माना जाता है वो मार्टिन लूथर को माना जाता है, जो जर्मनी का था। इस आंदोलन के दौरान जो पूरा ईसाई समुदाय था 2 समुदायों में बंट जाता है, एक कैथोलिक संप्रदाय और एक प्रोटेस्टेंट समुदाय। इन्हीं 2 धार्मिक समुदायों के मध्य में 30 वर्षों तक युद्ध चलता है धर्म के नाम पर, जिसे 30 वर्षीय युद्ध कहते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 22 जून 1999 को शुरू की गई। इसके साथ साथ पूछा जाता है किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना को कब शुरू किया गया? इसे 1998 में शुरू किया गया था। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने आरंभ करी थी? तो लंदन के अंदर इंडियन होम रूल सोसाइटी यहाँ पर बनाई थी, 1905 के आसपास ये बनती है और ये बनाई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था? हर्षवर्धन के नाटकों को लेकर, उसके दरबारियों को लेकर सवाल आते हैं। नाटक हमने ऊपर देखे थे। हर्षवर्धन के दरबारियों की बात करें तो उसके प्रसिद्ध दरबारियों में बाण भट्ट था, मयूर भट्ट था, मतंग, दिवाकर, मित्र, ये सब उसके दरबारी थे। तो ये जो मयूर है ये भी हर्षवर्धन का दरबारी था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो अश्वघोष थे और जो नागार्जुन थे ये दोनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो राजशेखर थे ये गुज्जर नरेश महेंद्रपाल प्रथम और उनके जो बेटे थे महिपाल, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है। राजशेखर की भी एक प्रसिद्ध रचना है काव्य मीमांसा, पूछी जाती है। ठीक है।
ये जो मयूर भट्ट हैं, बाण भट्ट के ही भ्राता इनको कहा जाता है। इनकी भी एक इंपॉर्टेंट रचना है सूर्य शतक। ठीक है, किर्गिज जनजाति निम्न में से किस के निवासी हैं? तो किर्गिज जनजाति निवास करती है मध्य एशिया में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। किर्गिज या किर्गिज इनको कहा जाता है। ये मध्य एशिया के अंदर, मिडिल एशिया में यहाँ पे निवास करते हैं और इनके जो आवास स्थल होते हैं उनको कहा जाता है युर्त। इसको भी याद रखना है। ठीक है, अन्य अगर हम जनजाति की बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो कांगो बेसिन जो है, कांगो नदी जो अफ्रीका की नदी है, उसके तटों पर कौन सी जनजाति आपको देखने को मिलेगी? कांगो बेसिन पे पिग्मी जनजाति देखने को मिलती है। ठीक है, एक है हमारा बुशमैन। बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। एक आर्कटिक क्षेत्र है जो हमारा, जिसमें कनाडा, डेनमार्क, रूस, अलास्का ये सब आते हैं। यहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसे इनुइट कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका जो है, ईस्ट अफ्रीका जिसको कहते हैं, जिसका नाम कीनिया है, कीनिया में, तंजानिया में एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम है मसाई। क्वेश्चन आता है कीनिया में कीनिया में कौन सी जनजाति निवास करती है? मसाई। श्रीलंका की भी एक जनजाति है जिसके बारे में पूछा गया है, विद्दा। ठीक है, माओरी जनजाति ये कहाँ निवास करती है? ये न्यूजीलैंड की है। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान प्रस्ताव तैयार किया था? तो देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया। जो पाकिस्तान शब्द है, इसका जो जनक माना जाता है वो चौधरी रहमत अली को माना जाता है। ठीक है, पाकिस्तान प्रस्ताव बनाने का जो काम किया वो सिकंदर हयात खान ने किया था। 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव को पेश किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था। इस प्रस्ताव की जो रूपरेखा थी वो सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है, अगर पूछेगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो रहमत अली। इसने 1933 में ये शब्द दिया था। ठीक है, बाद में 1940 में जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ तो इस नाम को भी मुस्लिम लीग ने मंजूरी दी थी। किसने कहा कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है? तो काफ़ी प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि क्रांति की तलवार में धार तभी आती है जब वैचारिक पत्थर पर उसे रगड़ा जाए। ये कहा था भगत सिंह ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इनके और भी इंपॉर्टेंट कथन या नारे हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया? भगत सिंह का ही नाम आपने याद रखना है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? इन्होंने ही कहा था। एक और इंपॉर्टेंट कथन है या नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है। ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के भी कुछ इंपॉर्टेंट नारे हैं, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद का नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब उनके नारे हैं। ठीक है, विनोबा भावे उन्होंने भी एक नारा दिया था, जय जगत का नारा। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे। ठीक है, कर मत दो, ये किसने कहा था कि टैक्स मत दो? ये कहा था सरदार पटेल ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। नेहरू को लेकर के भी एक स्टेटमेंट है, ये किसने कहा? ये था हु लिव इफ इंडिया डाइज। ये किसका कथन है? ये नेहरू का कथन था। ठीक है, अशोक का समकालीन मिस्र के शासक कौन था? तो देखिए, अशोक के समकालीन राजाओं के नाम पूछे जाते हैं। अशोक के हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट शिलालेख मिले हैं। उसमें जो 13वें नंबर का शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, इसी कलिंग युद्ध वाले शिलालेख में आस पड़ोस के 5 राजाओं का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, 5 यवन राजाओं का नाम इसमें मिलता है, जिसमें जो मिस्र है यहाँ का राजा था टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तुरमई के नाम से भी इसको जाना जाता है। यह उस समय मिस्र का शासक था जब भारत में अशोक का शासन था। सीरिया के राजा का भी नाम मिलता है, एंटियोकस द्वितीय, ये सीरिया का शासक था। एक था एंटीगोन्स, ये मकदूनिया का शासक था। एक था जिसका नाम था मग, ये था सायरन या शिरीन का राजा। और एक और राज्य उस समय था एपिरस, वहाँ का राजा था अलेक्जेंडर। ठीक है, अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या कितनी है? अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है, इकोनॉमी से इसका संबंध नहीं है। जो अर्थशास्त्र है इसमें तीर्थ यानी कि अधिकारी, पदाधिकारी, तो इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों की संख्या 18 बताई गई है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भारत की जलवायु मोटे तौर पर कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक जलवायु वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मार्सडेन। इसका नाम आपने याद करना है, मार्सडेन। ठीक है, इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है। किसने कहा? मार्सडेन ने। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित था? जो क्योटो प्रोटोकॉल था हमारा, ये संबंधित था ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी लाने को लेकर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
1997 में क्योटो के अंदर एक सम्मेलन होता है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन। वहां पर इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया, हालांकि लागू इसे 2005 से किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के जो समझौता हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, उसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो ओजोन परत के संरक्षण को लेकर है। 1987 में हुआ था, 1990 से लागू हो गया था। ठीक है। भारत में एटीएम सेवा की शुरुआत कब होती है? तो भारत में एटीएम की जो शुरुआत मानी जाती है, ये 1987 से हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत में जो पहला एटीएम लगा था वो HSBC बैंक के द्वारा मुंबई में इसे लगाया गया था। दुनिया का जो पहला एटीएम था वो 1967 में लंदन में लगता है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। एटीएम मशीन का जो जनक माना जाता है वो जॉन शेफर्ड बेरॉन को माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो इनमें से संयुक्त राष्ट्र के, देखिए संयुक्त राष्ट्र के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, अंग हैं। एक है उसका अंग महासभा, जो यूएन महासभा होती है वो। ठीक है। एक है UNSC, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है वो। तीसरा है UN आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा सचिवालय। और छठा प्रन्यास परिषद। तो न्यास परिषद हो गई, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, ये सब UN के पार्ट हैं। मानवाधिकार आयोग उसके पार्ट में नहीं माना जाता। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बनाने का जो काम किया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये राजस्थान के अंदर स्थित है। 2.5 दिन में इसको बनाने के आदेश दिए गए थे, गौरी के द्वारा दिए गए। उस समय ये गौरी का गुलाम था। 1192 की बात है। और ऐबक ने फिर कहा जाता है कि 2.5 दिन के अंदर इसे बना दिया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसको कहते हैं। ठीक है। ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 में ये गौरी के मरने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और अपनी राजधानी लाहौर को बना के दिल्ली सल्तनत का पहला राजा बन जाता है। ठीक है। और दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसी के द्वारा जो ऐबक था, इसने दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार के पास एक मस्जिद भी बनवाई थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। जो अलाई दरवाज़ा है, जिसे हम कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार कहते हैं, वो बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। बंगाल शासन के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ इतना होता कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो सिर्फ गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव था। पहला गवर्नर जनरल पूछा है तो पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो विलियम बेंटिक था। और भारत का पहला वाइसरॉय पूछेगा लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। वियना कांग्रेस का समन्वयक कौन था? वियना कांग्रेस जो होती है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है 1814 से 1815 के मध्य में। ठीक है। यह जो कांग्रेस हुआ, ये जो सम्मेलन हुआ, मेटरनिक के समन्वय में हुआ था। मेटरनिक उस समय ऑस्ट्रिया का राजा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था उस समय। ठीक है। पूरा यूरोप उस समय नेपोलियन से परेशान था, तो यहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया यूरोपीय देशों का और ये डिसाइड किया गया, ये फैसले लिए गए कि कैसे नेपोलियन को रोका जाएगा और फ्रांस को कैसे दोबारा से पहले जैसा किया जाए। तो ये जो वियना कॉन्फ्रेंस या वियना कांग्रेस यहाँ पे होती है, यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन था बेसिकली। इसी सम्मेलन के 1 हफ्ते के बाद नेपोलियन को यूरोपीय देशों के द्वारा वाटरलू के युद्ध में हरा दिया जाता है और उसे सेंट हेलिना जो द्वीप है वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है। अगला, सेतु बंध की रचना किसने करी थी? सेतु बंध जो है एक और इंपॉर्टेंट रचना है। सेतु बंध की रचना करी थी प्रवरसेन द्वितीय ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो प्रवरसेन द्वितीय थे ये वाकटक वंश के राजा थे। इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए, जो वाकटक राजवंश था इस वंश का संस्थापक था विंध्या शक्ति। विंध्या शक्ति इस वंश का संस्थापक था। विंध्या शक्ति के जो पुत्र थे उनका नाम था प्रवरसेन प्रथम। ठीक है। प्रवरसेन प्रथम एकमात्र राजा है जिसने सम्राट की उपाधि को धारण किया था। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे प्रवरसेन प्रथम ने। ठीक है। आगे चल करके एक राजा यहां पर हुए, उनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त साम्राज्य की जो राजकुमारी थी प्रभावती गुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं, उनकी बेटी, उनके साथ होता है रुद्रसेन द्वितीय का विवाह। इन्हीं रुद्रसेन द्वितीय और गुप्त वंश की जो रानी वहां पे राजकुमारी थी प्रभावती गुप्त, इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था दामोदर सेन। और यही दामोदर सेन बाद में प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है और सेतु बंध रचना की यहां पे करता है। ठीक है।
इसमें श्री राम की लंका विजय का पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। वैष्णव धर्म का ये अनुयायी था, ठीक है, प्रवरसेन द्वितीय। अगला, नायाब ए मुमलिकत का पद किसके शासनकाल में सृजित किया गया था? तो देखिए, नायाब ए मुमलिकत जो पद था यह बहराम शाह के काल में बनाया गया था। बहराम शाह जो था बेसिकली एक अयोग्य राजा था, तो शासन व्यवस्था बनाना इसको नहीं आता था, ना चलाना आता था, तो इसने एक शक्तिशाली पद बनाया, सारे अधिकार उसको दे दिए और खुद ये ऐश करता था। वही पद था नायाब ए मुमलिकत। सारी शक्तियां इसको प्रदान यहाँ पे की गई, एक तरीके से सम्राट का, सुल्तान का संरक्षक होता था, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, जहां पर जनसंख्या का मामला आ गया कि इसकी जनसंख्या कहां पे ज़्यादा है, तो जनसंख्या के मामले में हमेशा यूपी ही आगे आएगा। अगर परसेंटेज में पूछा होता, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहां निवास करती है? पंजाब में निवास करती है, ठीक है। तब आपने पंजाब यहाँ पे टिक करना था। अगर प्रतिशत में होता, संख्या में पूछा है तो यूपी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसे भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का मास्टर वीडियो, जिसमें हमने टोटल 110 सवालों को यहाँ पे देखा। इन 2 मास्टर वीडियोस के माध्यम से, इन 210 क्वेश्चन के माध्यम से हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 1800 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए थे जो उत्तराखंड में आए हैं, उनको हमने डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किया। उनको बिल्कुल जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे उनमें से उनको यहाँ पे कवर किया, जिसमें आपके जो 1800 क्वेश्चन थे उनका 200 क्वेश्चन में निचोड़ लाने का प्रयास हमने यहाँ पर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।